गवर्नमेंट इतना प्रॉपरली लोगों को चीजों में सपोर्ट नहीं करती। कोई लैंड का मार्केट रेट सपोज 100 रुपीज है, बट अगर आपको कोई कोट कर रहा है कि 50 रुपीज है, तो दैट 99% ऑफ द केसेस में वो स्कैम हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और फिर कहते हैं कि यार मैंने लैंड में पैसा डाला लेकिन मेरा वो लैंड का पैसा गया। ओवर द 5 years ऑफ टाइम और 10 years ऑफ टाइम में लैंड का जो एप्रिसिएशन हुआ है दैट इज एटलीस्ट 5 times और 10 times। ये कभी पॉसिबल होता है जब आप पूरा रिसर्च करके लैंड लेते हो। किसी को टाउनशिप में प्लानिंग करवाना है तो बाबू लोगों के पास जाना पड़ेगा, फाइलें सरकानी पड़ेगी, टेबल के नीचे सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उनको महीने 2 महीने 3 महीने रुकने के बाद में उनको अप्रूवल मिल सकता है, वो भी विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस। सर, महाराष्ट्र में लैंड परचेस करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन आज की सिचुएशन में कौन सा है? एक्चुअली एज पर माई रिसर्च सबसे बेस्ट लोकेशन आज के डेट में मुंबई 3.0, क्योंकि क्या है वो एकदम प्री लॉन्च या फिर इनिशियल स्टेज में 2015 में जो 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट की लैंड थी, तो अभी 2025 चालू है, तो वो 100 रुपीज का लैंड अभी 1300 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास चला गया। मैं आपको ट्रांजेक्शंस के कॉपीज दिखा सकता हूँ। 2007-8 में वहाँ पे लैंड का रेट था 20 रुपीज पर स्क्वायर। बाप रे। हाँ, राइट नाउ वहाँ पे 1300 रुपीज पर स्क्वायर फुट का रेट है। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारा पैसा डालते कहाँ पर है? तो ये सारा पैसा मैक्सिमम जो उनका पैसा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बाय करने में ही जाता है। जो अपने देश के कंट्रीज के जो टॉप के लोग हैं, ये जो लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज वेल एज वो लोग लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट आप क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, जो एप्रिसिएशन उनको लैंड में मिला है वो उनको खुद को भी इक्विटी में नहीं मिला है। चेक कर सकते हो ये चीज, क्योंकि उनका तो पैसा लिटरली आप देख सकते हो 130 टाइम्स हुआ। लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है? आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत ही खुश है और पॉजिटिव है। मेरा नाम है अमर गोगटे। मैं हूँ अनु गोगटे। ये एपिसोड नंबर 9 या 10 होगा। कौन सा एग्जैक्ट एपिसोड है वो एपिसोड के टाइटल में आपको दिख जाएगा। आज का 10th एपिसोड है। आज का 10th एपिसोड है और आज के एपिसोड में हमने डिस्कशन किया लैंड एक्सपर्ट महादेव झिंडे सर से, जो साम्राज्य रियलिटी के डायरेक्टर है। और आगे का ये बोलिए। आज के एपिसोड में हमने देखा है कि प्लॉट आप कैसे बाय कर सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे रिवेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको प्लॉट लेना है तो साम्राज्य रियलिटी को आपको कांटेक्ट करना है। रिसर्च बेस्ड एनालिसिस प्लॉटिंग में कैसी होती है, महादेव झिंडे सर का जो आज तक का एक्सपीरियंस है वो कैसे उन्होंने प्लॉटिंग में लाया है, लोगों को कैसे 10 टाइम X रिटर्न्स दिए हैं, ये सारा हमने इस एपिसोड में कवर अप किया है। और एक बात कवर की है मुंबई 3.0 के बारे में। नवी मुंबई को सिडको ने क्यों चुना है एक स्मार्ट सिटी करके, उसका कंसेप्ट क्या है वो हमने देखा है। पनवेल एयरपोर्ट के बारे में हमने देखा है कि पनवेल एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जो मुंबई में इतना बड़ा एयरपोर्ट है फिर भी। अटल सेतु कैसे बना, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर मैं डिस्कस करूंगा तो एपिसोड है ना यहाँ पे ही पूरा भर जाएगा। बट लेकिन हम चाहेंगे कि हम वेलकम करें महादेव झिंडे सर को। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आपके ये सुंदर से स्माइल से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज मैं आपको पूछने वाला हूँ, लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है? एक्चुअली मैं लैंड बेचता हूँ, इसके लिए आई विल प्रेफर लैंड। बट आपको क्या होता है कि लैंड ये जो एसेट है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। तो लैंड में आप अगर मतलब डे बाय डे लैंड का डिमांड तो बढ़ने वाला है, जिसके वजह से इक्विटी में एक ऐसा स्कोप है कि इक्विटी ऊपर नीचे हो सकती है। बट अगर आप लैंड टाइटल क्लियर वाला कोई भी अगर आप लैंड लेते हो एनीवेयर इन द महाराष्ट्र और एनीवेयर इन द इंडिया, तो वो अप्रिशिएट होना है। अगर मार्केट प्राइस सही है एंड लैंड का अगर टाइटल परफेक्ट है तो लैंड अप्रिशिएट होता ही होता है। राइट। मैंने आज तक के 15 साल के मेरे करियर में लैंड डिप्रिशिएट हुआ ऐसा कभी भी नहीं सुना है। सर, लैंड लिमिटेड है ये तो 100% सही है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बराबर। 20 साल पहले लोग कहा करते थे कि हम आराम से खेला करते थे रोड के ऊपर, गाड़ियां नहीं रहती थी, ट्रैफिक नहीं रहती थी, ओपन प्लॉट्स दिखाई देते थे, खेती थी, उसमें जाते थे। लेकिन आज की सिचुएशन में 20 साल में अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो लैंड की स्केर्सिटी तो हमेशा रहने वाले हैं और लैंड की प्राइसेस भी हमेशा बढ़ने वाले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर, जो मुझे फील होता है, बिकॉज मैं भी रियल एस्टेट में हूँ, हम दोनों रियल एस्टेट में पिछले 15 सालों से हम भी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। टाइटल क्लियर लैंड कैसे आइडेंटिफाई करें? अब बेसिकली टाइटल क्लियर का मतलब है कि प्रॉपर्टी का हम टाइटल लेते हैं, सर्च लेते हैं। लैंड में अभी बेसिकली सब लोग 30 इयर्स का सर्च लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अवेलेबल रहता है, एज वेल एज जो म्यूटेशन एंट्रीज रहते हैं वो म्यूटेशन एंट्रीज के साथ सर्च लेते हैं।
बट इसके सिवा मतलब जनरल लोगों के लिए टाइटल क्लियर लैंड मीन्स इफ द टाइटल एंड सर्च ऑफ द लैंड इज क्लियर देन इट्स ओके। तो मेरे हिसाब से टाइटल एंड सर्च के साथ हम क्या करते हैं, पूरा ई कोड भी सर्च करते हैं, एंड जहाँ पर भी हम लैंड लेते हैं वहाँ के लोकलाइज लोगों से भी हम पूरी इंक्वायरी करते हैं कि इनके फैमिलीज़ में इनके कोई एंसिस्टर कोई एरर्स वगैरह पेंडिंग है कि नहीं है, ये सब इंक्वायरीज हम करते हैं। एंड बेसिक हमारा यूएसपी ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं कि कोई भी लैंड मैं पहले खुद अपने नाम पे करता हूँ। अच्छा। मार्केट में जो भी कंपनियां हैं वो लोग जो भी काम करते हैं वो एज अ ब्रोकर करके काम करते हैं, हाँ ना डीपली वो नहीं करते। राइट सर। हम क्या करते हैं कि पूरा लैंड का टाइटल वेरिफिकेशन अगर पॉसिबल हो, कभी कभी हम 50 ईयर्स का भी सर्च लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, गांव में जाके इंक्वायरीज करते हैं कि उनके कोई बाकी है कि नहीं है, प्रॉपर लैंड का गवर्नमेंट सर्वे करते हैं बिफोर परचेस, पेपर नोटिस करते हैं, जो भी ड्यू डिलीजेंस करना ज़रूरी है वो एंटायर ड्यू डिलीजेंस हम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ही हम खुद के नाम पे लैंड परचेस करते हैं। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जो लोग अपने खुद के नाम पे लैंड परचेस करते हैं तो खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डीपली वो लैंड का ईच एंड एवरी पहलू हम देखते हैं। तो मैं भी थोड़ा पूरा प्रिपरेशन करके पूरा स्टडी करके फिर ही हम लैंड परचेस करते, तो दैट इज़ द एडवांटेज, मतलब दैट इज़ द टाइटल क्लियर ऑफ द लैंड। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि लैंड देखा और ले लिया, ऐसा हम कभी नहीं करते। और जो लोग ये करते घाई घाई में, मैं तो बेसिकली इस बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मतलब कोई लैंड का मार्केट रेट सपोज 100 रुपीज़ है, बट अगर आपको कोई कोट कर रहा है कि ये 50 रुपीज़ है, तो दैट 99% ऑफ द केसेस में वो स्कैम हो सकता है, क्योंकि मार्केट 100 है, आपको 50 में मिल रहा है। तो अगर हमारे स्टाइल से और प्रॉपर जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसीजर है, टाइटल एज वेल एज सर्च एज वेल एज गवर्नमेंट सर्वे, कोर्ट में जो कुछ है लीगल हेरस एंड एवरीथिंग, अगर आप क्लियर करते हो एज वेल एज आप पोजीशन भी प्रॉपर ले लेते हो लैंड का, हाँ। इन दैट वे जो लैंड का आपका जो टाइटल है वो क्लियर हो जाता है। और सर मैंने देखा है ना कि जब भी लैंड कोई बाय होती तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बिकॉज वो विदाउट दैट इकोसिस्टम विदाउट दैट प्रोसेस आप एक लैंड बाय नहीं कर सकते हो। एक लेमन मतलब किसी ने अगर कह दिया कि यार मुरबाड में 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लैंड मिल रही है, गाड़ी निकाल के लोग चले जाते देखने के लिए, एंड वहाँ पे लैंड बाय करने की प्लानिंग करते हैं। तो क्या इकोसिस्टम है, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि एक लैंड देखने के बाद में उसको परचेस करने तक एक बायर ने क्या क्या ध्यान देना चाहिए? लैंड दिखने के बाद जो बायर्स है उन्होंने सबसे पहला लैंड के पेपर्स किसके नाम पे है क्या है वो देखना चाहिए। बेसिकली अभी थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि लैंड का जो महाराष्ट्र का जो लैंड का जो मतलब बोलते हैं आत्मा है, दैट इज 7/12। तो 7/12 देखने के बाद ही अपने को एक मैं बोलता हूँ कि 50% क्लियरेंस आ जाता है कि लैंड किस टाइप का हो सकता है। जनरली अपने पास 7/12 में वर्ग 2 का 7/12 है, वर्ग 1 का 7/12 है, वर्ग 3 का 7/12 है, आदिवासी 7/12 है, ऐसे बहुत से 7/12 रहते हैं। तो बेसिकली जो 7/12 वर्ग 1 के है उसी 7/12 में अपने को पहले ट्रांजैक्शन करना चाहिए। अच्छा। बहुत से लोगों को लगता है कि वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, बट मैं बोलता हूँ अभी शो में भी मैं बोलता हूँ कि 90% लोगों को मालूम नहीं कि व्हाट इज गांव नमूना 7 एंड व्हाट इज गांव नमूना 12, किसको 7 बोलते हैं किसको 12 बोलते हैं। अगर आप थोड़ा डीपली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्लियर कट लिखा रहता है कि गांव नमूना 7 में ओनर का नाम लिखा रहता है, एरिया लिखा रहता है, और गांव नमूना 12 में उसका पीक पानी लिखा रहता है, मतलब लैंड बागायत है, उसमें गवत है, उसमें भात है, क्या है वो सब लिखा रहता है। तो इसमें अपना 50% काम हो जाता है। उसके बाद म्यूटेशन एंट्रीज ये सब देखने के बाद अपने को कोई भी लोकल एडवोकेट से या फिर जो एक्सपर्ट है उससे उसका प्रॉपर टाइटल सर्टिफिकेट लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके उसका 30 ईयर्स का सर्च लेना चाहिए। ये हो गया अपना बेसिक। एंड बिफोर बाइंग ऑफ लैंड अपने को इसके साथ एक लैंड का पेपर नोटिस करना चाहिए। मोस्टली अगर 21 डेज का पेपर नोटिस आप करते हो दैट इज़ मोर सेफर। एंड वो पेपर नोटिस भी आपको वहाँ पे जो लोकल पेपर है उसी में करना चाहिए। मतलब कोई भी पेपर में करेंगे तो पढ़ते नहीं है, तो उसमें अपने को डिस्प्यूट पता चल जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट इज़ अ न्यू ट्रेंड, हम अभी वो इम्प्लाई करते हैं कि जहाँ पर लैंड हमको लेना है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि लैंड का विद दैट फार्मर और दैट इन्वेस्टर पूरा पोजीशन लेते हैं, वहाँ पर भी एक हम पेपर नोटिस लैंड पे भी चिपका देते हैं। तो ये तो ये केसेस में क्या हो जाता है कि जो भी कोई ऑब्लिगेशंस है वो पता चल जाता है। एंड ये सब ऑब्लिगेशंस अगर ओके है देन वी कैन गो फॉर द परचेस। और जो हम लैंड का पॉसिबल है आपको, तो आप एक गवर्नमेंट सर्वे इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक मोटा मोटा प्राइवेट सर्वे करें तो आपको टेंटेटिव आइडिया तो आ जाता है। इफ पॉसिबल है, सामने वाला वेटिंग करने के लिए रेडी है,
तो मैं प्रेफरेबली ये करूँगा कि आप गवर्नमेंट सर्वे करके लो, गवर्नमेंट सर्वे करने के बाद ही आप लैंड परचेस करो। तो प्रोसेस जनरली ऐसा है, फर्स्ट आप 7/12 एंड म्यूटेशन एंट्रीज चेक करो, देन टाइटल एंड सर्च चेक करो, पेपर नोटिस पब्लिश करो एंड गवर्नमेंट सर्वे एंड पोजीशन विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मर एंड इन्वेस्टर। ये सब पूरा अगर ओके है, देन एंड ओनली देन आप लैंड बाय करो। अच्छा, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रोज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लैंड परचेस करना है तो क्या कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो हमें देखने चाहिए, जैसे आने वाले फ्यूचर में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, या फिर कोई जैसे फार्मर वाली लैंड होती है वहाँ पर हम सिर्फ खेती बाड़ी ही कर सकते हैं, वहाँ पर हम विला अगर कंस्ट्रक्ट करना है वो नहीं कर सकते, तो कैसे करना चाहिए वो? बेसिकली ऐसा है कि अगर आप जो भी लैंड बाय करते हो तो आपको थोड़ा सा, अभी क्या है, सब लोगों के पास मतलब इंटरनेट और सब चीज़ों का प्रॉपरली एक्सेस है। तो गवर्नमेंट के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से आने वाले हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल रहती है। लैंड में ऐसा रहता है कि 3 सालों में 4 साल में आपका 100 रुपीज़ का 200 रुपीज़ होना, मतलब 2 टाइम्स होना एकदम कॉमन है। अगर आपको बड़ा एप्रिसिएशन चाहिए, मतलब मैंने जो मेरे 15 साल के करियर में देखा है कि 5 इयर्स में और द 5 इयर्स ऑफ टाइम और 10 इयर्स ऑफ टाइम में लैंड का जो एप्रिसिएशन हुआ है दैट इज एटलीस्ट 5 टाइम्स और 10 टाइम्स। ये कभी पॉसिबल होता है जब आप पूरा रिसर्च करके लैंड लेते हो। रिसर्च मीन्स व्हाट, कि जहाँ पर जैसे कि हमने JNPT में एक प्रोजेक्ट किया था, चिरले के आसपास हमने एक प्रोजेक्ट किया था 2014-15 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तब वहाँ पर लैंड का जो परचेसिंग कॉस्ट था वो अराउंड 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, 100 रुपीज़। हाँ। और वो टाइम पे वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं, बट सब कुछ चीज़ें प्रपोज थी वहाँ पर, जैसे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज था, फिर अटल सेतु प्रपोज था, पूरन टू बेलापुर रेलवे प्रपोज थी, विरार अलीबाग कॉरिडोर, ये सब चीज़ें प्रपोज थी, बट लोगों को इस किसी भी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे कि डेली इसके जो भी आर्टिकल आ रहे हैं दैट वाज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर और ऑन देयर वेबसाइट, हम इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करते थे। कभी कभी अपना जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो कॉन्फ्रेंस में बताते थे कि इसका अपडेट ये है, इसका अपडेट ये है। राइट नाउ तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको तो मतलब थ्रू एवरीथिंग उनको तो मतलब अपडेटेड रिपोर्ट एवरी टाइम पब्लिश ही करना पड़ता है, बट वो टाइम पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट हम लोग थोड़ा इसको बारीकी से सब चीज़ें का मतलब ये करते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका कर रहे थे। तो हमको एक टेंटेटिव आइडियाज़ थी कि एयरपोर्ट ये टाइम पे ऑपरेटिव होने वाला है, अटल सेतु ये टाइम पे ऑपरेटिव होने वाला है, तो उस हिसाब से हमने लैंड बाइंग करना चालू किया। हाँ। तो 2015 में जो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की लैंड थी, अभी आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूरा क्रॉस चेक कर सकते हो, अभी 2025 चालू है, तो वो 100 रुपीज़ का लैंड अभी 1300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास चला गया। वो हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि मतलब जो एक्चुअल हुआ है उसमें से बहुत लैंड मैंने बहुत मेरे इन्वेस्टर फ्रेंड को और मेरे क्लाइंट्स को दिए है, कस्टमर्स को दिए, उनको भी ये बड़ा एप्रिसिएशन मिला है। मतलब सर, अगर किसी ने वो टाइम पे 1 लाख रुपए उस लैंड में इन्वेस्ट किए होंगे तो उसको 13 लाख रुपीस का आज की सिचुएशन में रेवेन्यू। यस बहुत अच्छा रेवेन्यू है सर। यस सर। और इसको भी मैं बोलूँगा कि अगर इसका थोड़ा मतलब और थोड़ा बैक जाते हैं, मतलब 2007-8 की बात हम करते हैं, तो 2007-8 में वहाँ पे लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको ट्रांजेक्शन्स के कॉपीज दिखा सकता हूँ। 2007-8 में वहाँ पे लैंड का रेट था 20 रुपीज़ पर स्क्वायर। बाप रे। हाँ, एंड राइट नाउ वहाँ पे 1300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट। दैट इज़ अ रियलिटी, दैट इज़ अ फैक्ट। आप वहाँ पे किसी भी लोकल फार्मर या फिर इन्वेस्टर को पूछोगे तो आपको बता देंगे कि 2007-8 में हमने ये जमीनें एकर्स में खरीदी थी। 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, मतलब एकड़, 8 लाख रुपए एकड़ हो गए। 8 लाख रुपए। वही जमीनें आज हो गई तो तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास हो गए। मतलब आपका जो एप्रिसिएशन हो, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 60 टाइम्स आपको एप्रिसिएशन। हाँ, इधर ये इतना बड़ा एप्रिसिएशन आपको इक्विटी में कभी भी नहीं मिले। सर, इक्विटी में मिल सकता है, लेकिन किसी के पास में इतना पेशेंस ही नहीं है कि 2008 से लेके 2025 तक इक्विटी में रखे। आप विश्वास नहीं करोगे, तकरीबन जून 2005 में SEZ का ये हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अनाउंसमेंट हुआ था तो उरन, पनवेल एंड पेन, ये जो रायगढ़ के 3 तालुका थे, आज भी इवन अपना जो रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है उधर भी ये डिक्लेरेशन है, मतलब बाइफर्गेशन है। उरन SEZ, पनवेल SEZ, पेन SEZ। तो जो SEZ का निर्माण हुआ था 2005 में, वो टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, मतलब मैं तो बहुत से बड़े ब्रांड है उसमें से सबको वेल नोन है कि अंबानी ने वहाँ पे वो टाइम पे लैंड बाई किया था। हाँ सर। हाँ, तो वो लैंड लिटरली आप एग्रीमेंट देखोगे
तो 5 लाख रुपीज पर एकड़ के हिसाब से किए थे, मतलब लिटरली 10 रुपीज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से किए थे। तो वो लोगों का विजन देखो, एंड वो टाइम से आज तक गवर्नमेंट ने वो लैंड जैसा है वैसा रिजर्व करके रख दिया है। मतलब 2005 से गवर्नमेंट का ये विजन है कि नवी मुंबई और नवी मुंबई का सराउंडेड जो एरिया है वो एरिया उनको डेवलप ही करके रखना है। हाँ तो उस हिसाब से सब डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है और लोगों का अप्रिसिएशन था। बट ये जो लोग इक्विटी में इतने बड़े मतलब मैं बोलता हूँ कि जो अपने देश के कंट्रीज के जो टॉप के लोग हैं, ये जो लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज वेल एज वो लोग लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, जो अप्रिसिएशन उनको लैंड में मिला है वो उनको खुद को भी इक्विटी में नहीं मिला है। आप चेक कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि उनका तो पैसा लिटरली आप देख सकते हो कि 130 टाइम्स हुआ। मैं नहीं बोल सकता कि 2005 में हुआ कोई भी शेयर, मेरे हिसाब से इतना टाइम मतलब 130 टाइम्स तो बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा। सब को रखता ही नहीं ना इकोनॉमी में। मतलब जो बिग प्लेयर्स है, कैट ए वाले प्लेयर्स है, बिग ह्यूज कंपनीज है, वो रखते होंगे। हाँ। बट एक कॉमन इन्वेस्टर, मेरे जैसा इन्वेस्टर अगर कोई है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसको 10% की रिटर्न्स भी आ गए तो भेज दो, बराबर मिल रहा है ना। 2 लाख रुपए डाले, 2,20,000 रुपए मिल रहा है। अरे बाद में पता नहीं मिलेगा हाँ। मिलेगा। बराबर है, बराबर। कॉमन मैन तो छोड़ देता है। शेयर मार्केट में क्या है, रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन प्लॉट अगर किसी को लेना है तो उसमें फ्लक्चुएट नहीं होते, प्रॉपर्टी बढ़नी ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। बराबर। सर एक सिंपल में एग्जांपल दे देते हैं अभी, कि मुझे आपसे जानना है कि अदानी ने जो 2005 में वो लैंड परचेस किया था, अंबानी ने, हाँ, वो जो लैंड परचेस किया था उन्होंने, वो कितना लैंड था, क्या उसका वैल्यू था, और आज की सिचुएशन में उसका क्या वैल्यू है? करीबन उन्होंने वो टाइम पे 5000 एकड़ ऑफ लैंड परचेस किया था। हाँ। और एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड वो लैंड उन्होंने परचेस किया था अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 लाख रुपीज पर एकड़ के बीच में। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वैल्यू इज अराउंड 5 लाख रुपीज पर एकड़, मीन्स 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट। राइट नाउ वो लैंड का जो वैल्यू है वो 1300 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5000 इंटू 1300 इंटू 40,000, वो मतलब अपना कैलसी बंद हो जाएगा वो। ह्यूज रिटर्न्स, ह्यूज रिटर्न्स, वेरी ह्यूज। और सर हम जब डिस्कशन कर रहे थे ये शो के पहले, तो आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया था कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारा पैसा डालते कहाँ पर है? तो ये सारा पैसा मैक्सिमम जो उनका पैसा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बाय करने में ही जाता है। और अभी कैसा है कि जब 2005-6 का जब पीरियड था तब गवर्नमेंट इतना प्रॉपरली लोगों को चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती थी। बट अभी क्या है, गवर्नमेंट सब चीज़ों में लिबरलाइज हो गई है, गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो गई। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका किधर भी 50 एकड़ का लैंड पार्सल है तो आप कोई भी जोन चेंज कर सकते हो, आपको स्पेशल टाउनशिप की परमिशन मिलती है और वो ईजीली मिलती है। पहले इतना ईजी नहीं था। अभी वो जो ऑब्लिगेशंस थे, तो गवर्नमेंट राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिबरलाइज हो गई है, तो इसके वजह से और डेवलपमेंट को स्कोप है। पहले कहा जाता था कि अगर किसी को टाउनशिप में प्लानिंग करवाना है, बाबू लोगों के पास जाना पड़ेगा, फाइलें सरकानी पड़ेगी, टेबल के नीचे सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने रुकने के बाद में उनको अप्रूवल मिल सकता है, वो भी विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिशियंस। और आज की सिचुएशन में ये गवर्नमेंट आने के बाद में आपको काम करना, प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट में काम करना कितना आसान हो गया आपके लिए? सर एक्चुअली बहुत इजी हो गया। और क्या हुआ था, लास्ट जो गवर्नमेंट का काम का स्पीड था और अभी का जो गवर्नमेंट का काम का जो स्पीड है, बेसिकली जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मतलब बीच में मैंने एक देवेंद्र जी का एक स्पीच सुना था, तो जब अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चल रहा था अप्रूवल्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए कुछ और यूट्यूब पे भी अवेलेबल आप देख सकते हो, उसमें कुछ 8 अप्रूवल्स लगते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ तो उनको 7 अप्रूवल्स फटाफट मिल गई। तो मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया और उन्होंने बोला कि 8वां क्यों नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को उन्होंने खुद मतलब एक्शन मोड पे आने के लिए और वो अप्रूवल्स देने के लिए बोला। मतलब गवर्नमेंट भी एक्टिव हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कमिटेड टाइम पे पूरे हो रहे हैं। इसके लिए अपने पास बहुत बड़े लेवल पर फॉरेन फंडिंग आ रही है। हाँ। जैसे कि अटल सेतु है, अटल सेतु के लिए अपने को जापान गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंड्स दिया है। एयरपोर्ट्स के लिए अपने को फॉरेन फंडिंग आ रही है। और अभी राइट नाउ जो गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि अभी मुंबई 3.0 एंड ऑल दैट है, उसमें तो ऑलरेडी ब्रुकफील्ड, ब्लैकस्टोन, ये कंपनी ना ऑलरेडी आप MMRDA के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट के MOUs एंड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सर आपने जो रियल एस्टेट में ये जो प्लॉट सेलिंग का जो ये आपका जर्नी है वो कैसे स्टार्ट किया और ये ऑप्शन क्यों चुना? क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो आप डेवलपर भी बन सकते थे, बड़े बड़े बंगलोज टाउनशिप कर सकते थे या फिर टाउनशिप बना सकते, बट आपने प्लॉट ही क्यों चुना? क्या रीजन था इसके पीछे?
बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड मैंने एमएससी मैथमेटिक्स ली है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ओके तो मेरा फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है, 2009 में मैं पास आउट था। बट मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे यूपीएससी करना है एंड आईएएस आईपीएस बनना है। तो 2010 से लेके 13 तक मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर और स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में भी 1-2 पोस्ट मेरे क्रैक भी हुए थे। अच्छा बट मैं उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं था। तो 13 to 15 मैंने क्या किया कि DY पाटिल में एज अ लेक्चरर करके जॉब किया। अच्छा तो लेक्चरर का भी मतलब अच्छा चल रहा था। बट मेरे मतलब मन में पहले से ही ऐसा था कि मतलब जॉब मेरा सेटिस्फिकेशन नहीं कर पा रहा था कि मतलब मेरा जो पोटेंशियल है काम करने का कि नहीं तो मेरा जो इंटेलिजेंस है वो चीज़ों को मैच नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे लग रहा था। एक्चुअली आपको थोड़ा फेक लगेगा बट डेट इज़ अ रियलिटी। मैं एक फेस रीडर के पास गया वो टाइम पे, मतलब आपको थोड़ा फेक लगेगा बट मैंने रियलिटी। मैं एक फेस रीडर के पास गया तो फेस रीडर को मैंने उसने मुझे बोला और उसने मुझे बताया कि आप कितना भी ट्राई करो आप जॉब किधर भी नहीं कर सकते। इवन मतलब आप यूपीएससी रहने दो, कोई भी रहने दो, आप किसी भी जगह पे कोई भी जॉब करने के लिए आप ट्राई करोगे तो आप जॉब नहीं करोगे, यू आर सक्सेस इन बिजनेस। तो मैंने वो टाइम पे थोड़ा सोचा कि मतलब कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 2015 में मेरे माइंड में आ गया कि अभी मैं जॉब में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था और इंजीनियरिंग में ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं थे, काम भी नहीं थे। तो मतलब लिटरली 8 घंटे का जॉब था बट एक्चुअल जो काम चलता था 2 या फिर 3 घंटे का काम चलता था। बाकी का काम तो मतलब 20 to 23 और 21 आवर्स अपने पास फ्री तो उसमें क्या करने का वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे एक पता चल गया अगर अपने को बिजनेस करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है बड़ा कैपिटल। राइट हाँ हाँ, तो बड़ा कैपिटल मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिफोर कमिंग टू दिस फील्ड इतना अच्छा नहीं था कि मैं कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकूँ। मतलब इतना भी नहीं था कि मैं एट दैट टाइम में भाई 10 लाख या 50 लाख भी जमा कर सकूँ, इतना भी मेरा कैपेसिटी नहीं था। तो मैं ऐसा सोचा, मैंने थोड़ा सोचा कि तो कौन से तो मैंने 6 महीने का इस सब चीज़ों के ऊपर टाइम लिया और मुझे पता चला कि आज के डेट में सबसे ईजी अगर कौन सा एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हो दैट इज़ अ लैंड। क्योंकि लैंड में जो सेलर है दैट आर फार्मर्स और वो थोड़े कैसे रहते हैं, काइंड ऑफ नीडी रहते। राइट सर तो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लेके भी हम कर सकते हैं। और फार्मर के पास मतलब 2015 आप थोड़ा सोचो वो टाइम पे इतना बड़ा मतलब लोगों के पास जो इंटरनेट और मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी आई है आफ्टर कोविड आई है। बिफोर कोविड लोगों के पास इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं था। वो टाइम पे आप जितना पढ़ोगे उतना आपको एडवांटेज रहेगा। तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि फार्मर लोगों के साथ अगर हम डील करते हैं तो उनको थोड़ा अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हाँ तो अपने को पेमेंट में भी टर्म्स मिल जाएंगे और क्या डेवलपमेंट आने वाली उतना इनका अवेयरनेस नहीं है बट इतना स्किल लगा के वो ज़मीन हम खरीद सकते हैं सस्ते में और महंगे में बेच सकते हैं। इवन लोगों को कमिटमेंट भी दे सकते हैं। इवन वो टाइम पे भी हमने लोगों को कमिटमेंट दिया कि सर दिस इज आवर रिसर्च, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मुंबई इंडस्ट्रियल मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अटल सेतु, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। आप ये सब चीज़ें चेक करो। पर इस हिसाब से हमारे रिसर्च ऐसा कहते हैं कि आने वाले 3 साल में यहाँ पर बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होने वाला है। तो हमने फार्मर्स को अप्रोच किया, फार्मर का स्टार्टिंग में ट्रस्ट पकड़ा, फार्मर्स को टोकन दिया, लेकिन वो टाइम पे भी हमने टाइटल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ मतलब 2015 से आज तक हमने एक चीज़ ये हमारा यूएसपी है कि हमने कभी भी टाइटल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जमीन का टाइटल जो है वो टाइटल 100% क्लियर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने जो ज़मीनें बेची है उसका सब चीज़ों का 100%, बट अगर किधर ±1% होता है तो मेरे इसमें है कि मैं उसको सॉर्ट आउट करके दे सकता हूँ और रेक्टिफाई कर आप हाँ रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब आप मेरे क्लाइंट से भी चाहिए तो पूछ सकते हैं कि कभी एक केस हुआ है, मतलब ऐसा नहीं बोलता कि, बट उसमें भी हमने उनको रेक्टिफाई करके दे दिया है, उसका मतलब लाइव एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। तो मैंने फार्मर को टाइम पे थोड़ा सा कांटेक्ट में लिया और मैंने सबसे पहले क्या कि एरिया आइडेंटिफाई किया कि ये एरिया में अपने को काम करना है। तो वो एरिया आइडेंटिफाइड करने के बाद अपना पूरा रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि अभी 2015 चल रहा है तो अभी ये एरिया में लैंड का रेट सपोज 100 रुपये है, तो आने वाले 3 साल में ये कहाँ तक जा सकता है और क्यों जा सकता है। इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद हमने फार्मर को अप्रोच किया। फार्मर को बोला भाई आपका लैंड हम बिकवा के देंगे, ये तो स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट पकड़ो। फार्मर से 100 रुपये में ज़मीन खरीदा, इन्वेस्टर को आगे 50 रुपये में बेनिफिट लेके 150 में बेचा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। तो थोड़ा करके कैपिटल बिल्टअप होने लगा
लोगों को भी आफ्टर 2 years 3 years रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आए, तो माउथ पब्लिसिटी काफ़ी अच्छी हो गई। हाँ। और दूसरा ऐसा है कि बाकी का बिल्डर डेवलपर लोगों का काम करने का तरीका और मेरा तरीका ऐसा है कि मैं 365 डेज काम करता हूँ। और कभी कोई क्लाइंट कभी भी मुझसे मिलना चाहिए, कभी भी मतलब मिलना चाहता है, कभी फ़ोन करना चाहते हैं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो लोगों का थोड़ा ट्रस्ट बिल्ट हो गया इवन। धीरे धीरे। हाँ, और हमारा मतलब मृदवाक्य ये ऐसा है कि ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। हम लोगों के इस लैंड के बिजनेस में आप क्या करते हो, लोगों को बेसिकली एक जमीन का टुकड़ा और एक कागज देते हैं, बट लोग आपको करोड़ों रुपए मिलियन बिलियन आपको पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? लोगों को ट्रस्ट चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो लोगों ने सब देखा, लोगों को लगा। और ये हमारा फील्ड जो है बेसिकली लैंड का जो फील्ड है, ये सबसे अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ सर। आप नवी मुंबई में देखोगे तो मैक्सिमम लोगों का मतलब मैक्सिमम लोग आज भी ब्रोकिंग का ही धंधा करते हैं। ना उनका खुद का ऑफिस है, ना खुद की जमीनें हैं, कुछ भी नहीं है, खाली ब्रोकिंग है। तो ब्रोकिंग में क्या है, 10 रुपये मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है, खाली जमीन लोगों को बेचो, टाइटल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। बट हमारा यूएसपी ही है, डे वन से हमारा यूएसपी ऐसा ही है कि हमने जमीन पहले खुद के नाम पे खरीदी, उसका अप्रिशिएट होने तक वेट किया, कभी कभी नहीं किया, बट सपोज अगर इफ द बायर इज रेडी तो बायर को बोलो आप इन्वेस्टमेंट करो, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट किया, कभी कभी स्टार्टिंग में साथ में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें अपने को एप्रिसिएशन आ गया और मतलब लोग ग्रो हो गए, स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो गए यार। तो सर आपने इस प्रोफेशन में सबसे पहले कौन सी ऐसी लैंड परचेस की थी, उसका तब उस टाइम पर रेट क्या था, और आज अगर अभी तक वो आप लैंड रखते थे तो आज के टाइम में उसका रेट क्या होता था? मैंने वो टाइम पे एक बेलोंडा खार करके विलेज था, वहाँ पर एक मैंने लैंड परचेस की थी। बेलोंडा खार चिरले को लग के है, चिरले को लग के है। अटल सेतु से हार्डली एक 10 मिनट की दूरी पर वो लैंड। मुझे आज भी याद है कि वो लैंड है 57 गुंटा, सर्वे नंबर 7/6 है। अच्छा। और वो टाइम पे मैंने वो लैंड परचेस की थी 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। हाँ। 125-150 के आसपास सब कुछ मिला के मुझे घर में 150 के आसपास आई थी लैंड। एंड कुछ BRC एंड बाकी म्यूनिसिपल BMC के ग्रुप्स थे मेरे पास जो अप्रोच हुए थे, उनको मैंने वो टाइम पे 250-275 के रेंज में वो लैंड बेचा, जो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और इनका बेचा था? ये लेने के बाद तकरीबन 3 महीने से मैंने सेलिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काम तो मेरा ऑलरेडी चल रहा था। लेने के बाद 3 महीने से स्टार्ट किया था। और वो टाइम पे थोड़ा फार्मर 7/12 में फार्मर भी 3 ही थे, तो वो लोगों का थोड़ा ट्रस्ट था। तो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे अभी एक 50% अमाउंट दे दो, बाकी 50% अमाउंट हम 6 महीने में आप मुझे दोगे तो भी चलेगा। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ झूठ नहीं है। तो उन्होंने मतलब ये मैंने इवन क्लाइंट को भी बताया है, सबको, मतलब ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है। तो 50% अमाउंट पे उन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करके मुझे दे दिया। हाँ। और मैंने क्लाइंट को भी बोला कि सर इसमें हम 50% रजिस्टर करके मतलब आपको भी हम थोड़ा सा पेमेंट शेड्यूल दे सकते हैं। बट मैंने तकरीबन लेने के बाद अभी वो लैंड का रेट चल रहा है तकरीबन 1200 से 1300 के आसपास वो लैंड का रेट चल रहा है। और वहाँ उसमें से कुछ लोगों को सिडको ने वो लैंड एक्वायर करके उनको प्लॉट्स भी दे दिए। अच्छा। हाँ, तो जो लोगों को अभी फाइनल प्लॉट मिले हैं, यू कांट इमेजिन, उसका प्राइसिंग अभी नई बोल के भी 2000 रुपये के आसपास है। दे आर वेरी हैप्पी इन दैट कि भाई 250 रुपये से या 300 रुपये से मैंने ज़मीन वो टाइम पे ली, बट भी जो फाइनल उनको प्रोडक्ट मिला है, जो फाइनल प्रोडक्ट उनको मिला है, उसका प्राइसिंग 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो गया है। ये 2015 की बात है? ये 2016 से लेकर 2025 तक। 25 वो आपका पहला ट्रांजैक्शन था? यस, जो मेरा पहला 57 गुंठे का प्लॉट। मुझे सर की ना सबसे एक बेस्ट बात क्या लगी पता है नु, कि सर एक मिडिलमैन नहीं है, ही इज नॉट अ ब्रोकर। व्हाट ही डज इज दैट ही बाइज प्रॉपर्टी, उनके खुद के नाम पे करते हैं, देन वो थर्ड पार्टी को सेल करते हैं। अदरवाइज 90%, 99% लोग ऐसे ही करते हैं, वो सिर्फ मिडिलमैन रहते हैं, ब्रोकर रहते हैं। ये खेडूत है, ये फार्मर है, ये बायर है। फार्मर ने बोला 50 रुपए पर स्क्वायर फीट लैंड, सर ये 75 रुपए पर स्क्वायर फीट लैंड है, दोनों को ज्वाइन करवा दिया, अपना 25 रुपए का कट ले लिया, निकल गया। तो उसके पास नॉलेज नहीं होता है, उसके पास सर्विस चेक करने का उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है, लीगल टाइटल क्लियर करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। करेक्ट। और फिर कहते हैं कि यार मैंने लैंड में पैसा डाला, लेकिन मेरा वो लैंड का पैसा गया। मैंने आपको डिस्कशन की स्टार्टिंग में ये बताया कि लैंड आपको कब एप्रिसिएशन में देगा, जब उसका सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बोला प्राइस भी एक बार कम ज़्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, बट टाइटल में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, थोड़ा भी टाइटल में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आप मतलब आपको लैंड में एप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बेसिकली लैंड में जो भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं,
दे आर ऑल आर सिविल डिस्प्यूटेड। हाँ तो सिविल डिस्प्यूट में क्या करता है कि अपनी जुडिशरी सिस्टम ऐसी है कि वो सिविल डिस्प्यूट फिर 10 साल 15 साल चलते रहते हैं। उसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो उसको 10-15 साल तक चलाओ, अदरवाइज फिर वो सेटलमेंट करो। हाँ फिर सेटलमेंट करने के टाइम ऑलरेडी लैंड एप्रिशिएट होता है, तो फिर वो पैसा डाल के कुछ अपने को फायदा नहीं होता है। तो टाइटल एंड प्राइस, अगर ये दोनों चीजें आप एकदम परफेक्टली लेते हो तो आपको, मतलब मैं आज लिख के देता हूँ कि लैंड में आपको 100% नहीं 1000% का भी एप्रिसिएशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कि 3 साल 4 साल में लैंड 100 रुपीज़ का 200 रुपीज़ होना, मतलब डबल आपका पैसा होना एकदम आम बात है। बट 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में अगर आप ये, मैं जो बोला कि टाइटल एंड प्राइस अगर आप पर लेते हो, तो मेरे बहुत से फ्रेंड लोग, और मैंने खुद ये चीज़ एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार एक्सपीरियंस की है कि आपने पैसा डाला, उसका प्राइसिंग 100 रुपये, और जब आप बेचते हो 5 साल के बाद तो 500 रुपये 1000 रुपये तो पर स्क्वायर मतलब जाता ही जाता है। आप जो लैंड एक्वायर करते हो तो उसमें वो प्रोसेस कैसे होता है कि फार्मर आपके पास में आते हैं या फिर आप फार्मर के पास में जाते हो? नहीं, इसमें ब्रोकर्स रहते हैं जो लैंड हम बाय करते हैं फार्मर से, इसमें भी ब्रोकर रहते हैं। बट हम ऐसा करते हैं कि भले ब्रोकर रहने तो मैं हर फार्मर से मैं 1-to-1 मिलने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं फार्मर से ट्राई करता हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ द फार्मर फ्रॉम द सातबारा मैं उसके 1-to-1 मिलता हूँ, और उनसे मिलके ही फिर बाकी का आगे का ड्यू डिलीजेंस करके वो लैंड हम फिर बाय करते हैं। मैंने ड्यू डिलीजेंस तो आपको बताया कि हम किस तरीके से ड्यू डिलीजेंस करते हैं, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके हम लेते हैं, बट ब्रोकर हमके बारे पास फार्मर लेके आते हैं। हाँ। प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट में साम्राज्य रियलिटी का नाम आज की सिचुएशन में टॉप पे आता है सर। ये तो मैंने भी मार्केट में देखा है, बहुत सारे रील्स है 3.0 के बारे में बनी है जो साम्राज्य रियलिटी की होती है। मैंने खुद ने पेड प्रमोशन किया है हम दोनों ने, बिकॉज वी ट्रस्ट यू ऑन दैट। अब साम्राज्य रियलिटी की शुरुआत आपने कहा था 2016 में हुई थी, 15 में हुई थी। जो 2015 में हुई थी 0 से स्टार्ट हुई थी सर। 2015 से लेके 2025 तक टाइटल क्लियर लैंड, जहां पे एक भी डिस्प्यूटेड केस नहीं, 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन साम्राज्य रियलिटी का अब तक का है। तो ये टाइटल हमारे ना वीडियो का जो थंबनेल होता है ना अनु, वो थंबनेल होना चाहिए मीट माधव झेंडे सर, द लैंड एक्सपर्ट। सर मतलब बहुत मजा आ रहा है ये शो में एक लैंड एक्सपर्ट के साथ में बात करने के लिए। नॉलेज जो होता है ना सर लैंड में बहुत लोगों का कम होता है। जैसे अभी मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट का, हम दोनों रियल एस्टेट कर रहे हैं 2012 से हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे भी नॉलेज में प्लॉट के लिए मतलब नॉलेज बहुत जीरो है। जीरो है सर। मैं आपको, क्योंकि मुझे भी अभी जो आप बोल रहे हो ना, मुझे भी बहुत ऐसे हो रहा है कि हाँ ये भी होता है, ऐसे भी होता है। एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फ्लैट हम सेल करते तो उसमें इतना कुछ नहीं होता है, बट लैंड अगर सेल करना है या फिर बाय करना है तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, और वो भी क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप फंस सकते हो उसमें। मेरा कैसा हुआ कि बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और थोड़ा सा 2010 से 13 में यूपीएससी एस्पायरेंट था। तो वहाँ पे मेरे को हैबिट कैसा था कि सुबह 7 बजे लाइब्रेरी उठ के जाओ, रात के 11 बजे तक पढ़ो, ये हैबिट था। तो जब मैंने ये रियल एस्टेट के फील्ड में मैंने जब एंट्री की, तो स्टार्टिंग में एक 3 महीने 6 महीने मेरे पास कुछ मेजर काम नहीं था। काम था बट इन्वेस्टमेंट्स नहीं था, तो मेरे पास काफ़ी खाली टाइम था। तो मैंने क्या किया कि लैंड के रिलेटेड जो भी बुक्स है, मुझे आज भी याद है, मैं पुणे गया, करीबन मैंने, मेरा मतलब सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मैंने ऑफिस लेने से पहले, स्टाफ रिक्रूट करने से पहले, सबसे पहले मैं पुणे गया, तकरीबन मैंने वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये की मैं बुक्स लेके आया सबसे पहले। और आज भी मेरे पास, मेरे ऑफिस में मेरी लाइब्रेरी है बुक्स की। नया कोई भी मतलब बुक मार्केट में आते हैं तो मैं पहले वो बुक लेता हूँ, बुक पढ़ लेता हूँ। मतलब मैं वो तो उस बारे में थोड़ा क्रेजी हूँ कि मेरे को बाकी कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, बट बुक मेरा कोई ना कोई पढ़ना हमेशा चालू रहता है। तो स्टार्टिंग के 6 महीने जो थे जिसमें कुछ मेजर काम नहीं था, मैंने वही रूटीन फॉलो किया कि सुबह 7-8 बजे ऑफिस आ जाओ, 8 बजे से लेके 9-10 बजे तक पढ़ो कि खाली लैंड में क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें पढ़ो। तो इसमें मुझे फिर ये रियलाइज हो गया कि उसके बाद मैंने मतलब टारगेट किया कि अपने को जो अभी फोकस करना चाहिए ये यहाँ पे करना चाहिए, ये एरिया में फोकस करना चाहिए, इसमें एप्रिसिएशन होने वाले था। और एक ऐसा भी हो गया कि मेरे बहुत से फ्रेंड थे कि जो यूपीएससी क्लियर हुए थे, वो लोगों ने भी मुझे वो टाइम पे थोड़े इनपुट्स दिए कि हाँ यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इस स्टेज में, ये प्रोजेक्ट इस स्टेज में। अभी भी इनपुट्स मिलते हैं, सबको मिलते हैं जिनका नेटवर्क जैसा है। बेसिकली लैंड में ऐसा रहता है कि नेटवर्क चाहिए, जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है तो उनको इनपुट्स मिलते हैं, थोड़े अर्ली स्टेज में इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पर ये सब आने वाले हैं, आपको तो सबको मालूम है, मतलब ये वेल नोन है सब चीज़ें। तो मुझे भी थोड़े वो टाइप के इनपुट्स मिले, और फिर वो पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने एक प्रोसेस बनाया सब चीज़ों के। मतलब लैंड बाय करना है तो क्या क्या अपने को फॉलो करना है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ
फार्मर आ गए, आज अगले दिन दूसरे दिन चलो लैंड बाई कर लिया। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। आज तक वो प्रैक्टिस मैंने कभी भी फॉलो नहीं की है। और ये प्रैक्टिस क्या करते हैं ब्रोकर लोगों का, क्या रहता है, उनके पास सपोज बायर खड़ा है तो कुछ भी नहीं देखते, ये फार्मर है या सीधा आपको बोल देंगे सर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको 1000 रुपए की चीज़ 500 में मिल रही है, 300 में मिलती है। और लोगों को क्या लगता है, अरे सच में ये अपॉर्चुनिटी चले जाएगा, और लोगों को इंसिस्ट करते हैं। आपको मालूम है सेल्स वाले बंदे कैसे रहते हैं, क्या 1000 की चीज़ आपको इतना मिल रहा है, आप ले लो। तो ये जो घाई लोग करते हैं ना, ये घाई में लोग फंस जाते हैं। वो कुछ भी रिसर्च नहीं करते। मैं वही रिपीटेडली मेरे टॉक में वही रिपीटेडली आ रहा है, टाइटल एंड मार्केट रेट। मैं बोला ना मार्केट रेट एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो भी चलेगा, वो कोई ये नहीं है। बट ये सब घाई में क्या होता है, टाइटल में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और फिर जिंदगी भर उनको रोना पड़ता है कि यार ये लैंड का अपने को मतलब अप्रिशिएट नहीं हुआ। मतलब मैं आज आपको बता सकता हूँ कि आज कोई भी लैंड परचेस के इन्वेस्टर करे या आप मेरे जैसे यंग जनरेशन आज के डेट में लैंड परचेस करे, अगर उसका टाइटल परफेक्ट है तो आपको उसमें अप्रिसिएशन होना ही होना है। सर बहुत सही कहा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2010 में मेरे एक दोस्त ने एक पर्टिकुलर एरिया में 40 लाख रुपए की लैंड खरीदी सर। 5 एकड़ का लैंड था। अब उस 7/12 के ऊपर 4 भाइयों के नाम थे। 4 भाइयों में से 2 भाइयों को वो मिला, दोनों को टोकन अमाउंट दे दिया। 40 लाख का 50% पेमेंट सर उसने कर दिया। डिसीजन हुआ कि अभी सैटरडे को जाके रजिस्ट्रेशन करना है। सैटरडे को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सिर्फ 2 ही भाई आए, दूसरे 2 भाई आए नहीं। अब आ गया डिस्प्यूट। इसने बाकी दूसरे दोनों भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तो रेडी नहीं है बेचने के लिए। 40 लाख की जमीन अब 40 लाख में नहीं जाएगी, उसको देने पड़ेंगे 55 लाख रुपए। इससे सिविल डिस्प्यूट फाइल किया। 2010 की बात है सर, आज 2025 हुआ, आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। उसके नाम पे अब तक लैंड हुई नहीं, ना वो दोनों भाई आगे आए। 20 लाख रुपए जो दिए थे वो 20 लाख रुपए चले गए। लैंड में 99% लोग सर ऐसे ही फंसते हैं। इसी की वजह से ना सर कॉमन इन्वेस्टर बहुत डर जाता है कि मैं लैंड में बाय करूं कि नहीं करूं। बट सर आई वांट टू मेंशन दिस, बट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, यस, उन इन्वेस्टर्स को आप में ट्रस्ट आता है, बिकॉज ऑफ टाइटल क्लियर लैंड देते हो। और इसका सबसे बेसिक्स ना अनु, मुझे जो सर के बारे में बेस्ट लगा ना, जो वो रिसर्च करते हैं ना प्लॉट बाय करने से पहले, एंड ही बाइज में अगेन वही बात कह रहा हूँ कि वो प्लॉट अपने नाम पे करते हैं, देन ही गिव्स इट टू हिज इन्वेस्टर्स। वो रिसर्च सर आपका बेस्ट है। थैंक यू। अभी सेगमेंट को आगे बढ़ाते। मेरा यही 7/12 जो तूने कहा ना, उसी के ऊपर एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ। सपोज मुझे एक लैंड बाय करनी है और मैंने वो लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखे, उसमें 4 लोगों के 5 लोगों के नाम है, लेकिन मेरा जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो एक ही इंसान के साथ में चल रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो बाकी के 4 लोग हैं वो भी अग्री है उस चीज के लिए? तो उसके लिए मैंने क्या खबरदारी लेनी चाहिए लैंड परचेस करते टाइम पर? अब देखो लैंड में बेसिकली ऐसा रहता है कि अगर आप लैंड के सब म्यूटेशन एंट्री चेक करते हो तो हु इज अ मतलब स्टार्टिंग में वो लैंड का ओनर कौन था वो अपने को पता चलता है। अच्छा। ये मतलब थोड़ा ज्यादा डीप में बताता हूँ कि अपने पास टिलर्स डे है 1 अप्रैल 1957, जिसको हम मराठी में कृषक दिन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टिलर्स डे। तो ये अपना स्टार्टिंग का म्यूटेशन रहता है। ये बेसिकली पुणे और रायगढ़ में सेम है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम। तो उसमें अपने को पता चलता है कि ये लैंड का रियल ओनर कौन है। उसके बाद उसके कौन कौन हेयर्स है, लीगल हेयर्स है, वो म्यूटेशन एंट्रीज के बाद अपने को चेक करते हैं। बट अगर पहले कुछ सालों में कैसा था कि जो बहनें थी उनका नाम वो लोग नहीं चढ़ाते थे। हाँ, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने जो बोला कि हम गांव में कोई एक लोकलाइट पकड़ते हर ट्रांजेक्शन में, जो बोला कि मेरे पास जो फार्मर लेके आए थे उनको हम क्रॉस चेक करते कि भाई ये जो लीगल हेयर्स है ये इतने ही है कि और कोई बच गए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तो 2 पैसा ज्यादा ले। हाँ, बट ये जो सब लीगल हेयर्स है ये सब लोगों को तो लेके आ, इनका नाम एग्रीमेंट में ऐड करो, एंड बाद में हम एग्रीमेंट करते। होता क्या है, बहुत से लोगों का क्या होता है, ये ब्रोकर है, लेने वाला है, दे दिया, उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इनके पास उतना नॉलेज है ही नहीं। उनको लीगल हेयर समझता नहीं है, कुछ नहीं समझता। लोगों को लगता है कि मैं लैंड का एक्सपर्ट हो गई। बट अरे तूने लैंड के एक्सपर्ट के लिए तूने क्या पढ़ा है वो बताओ। मतलब 99% जो लोग हैं उनको ना, मतलब मैं बहुत से लोगों को जब रिक्रूट करता हूँ मेरे टीम में भी, तो 99% लोगों को पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज अ 7/12। तो आज तक बहुत से लोगों को ये नहीं कि व्हाट इज गांव नमूना 7, गांव नमूना 12, बाकी तो 6, 8 ये तो छोड़ ही दो। और वो खुद को बोलते हैं कि हम एक्सपर्ट है। तो ये चीजें वर्कआउट फिर नहीं होती है। हमसे अगर लेते हो तो मतलब जो लोगों को आज भी मैं सब मेरे क्लाइंट लोगों को मिलता हूँ, तो मिलने के बाद हम क्लियर बोलते हैं कि जो लैंड हम आपको बेच रहे हैं, अगर
आपको लगता है कि लैंड एप्रिशिएट नहीं होगा तो हम आपके साथ हमारा एग्रीमेंट बनाते हैं कि विद इन 3 years ऑफ टाइम और 3+3.5 years ऑफ टाइम हम इसको 100% एप्रिशिएट करके बेच देते हैं। और लैंड का यही खूबी है कि आपने लैंड लिया और जो मैंने बोला कि रिपीटेडली मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइटल परफेक्ट है, मार्केट रेट एकदम परफेक्ट है, तो आपको एप्रिशिएट होता ही होता है। और इसकी वजह से हम लोगों को भी कमेंट कर दे कि विद इन 3.5 years ऑफ टाइम हम आपको पैसा मतलब 100 रुपीज का 200 रुपीज हम करके देने ही वाले हैं करके। सर, अटल सेतु आने से पहले प्रॉपर्टी की कॉस्ट नवी मुंबई साइड में क्या थी? अटल सेतु कंस्ट्रक्शन होने के बाद में नवी मुंबई में प्लॉट की कॉस्ट या प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या हो गई सर अभी? अटल सेतु जब प्रपोज था तो प्राइजेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, बट बहुत से लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि में जो एंटायर इकोसिस्टम है कि वो अटल सेतु जैसा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो बट फिर भी मतलब मैंने जो बोला आपको स्टार्टिंग में कि हम थोड़े उसके अपडेट्स देख रहे थे कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किसका कोऑपरेशन ले रही है, किसके साथ एमओयूज कर रही है कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के लिए। और जैसे जैसे समुद्र में पिलर डालती गई गवर्नमेंट, उस तरीके से प्रॉपर्टी के प्राइस भी अप्रिशिएट एक्चुअल होने लगे। स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन हुआ कि अटल सेतु होगा, बाद में पिलर्स डाले गए, पिलर्स डालने के बाद उसके ऊपर रोड तैयार किया, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्राइस बढ़ते गए। तो मैं ऐसा कहूँगा कि 2015-16 में जो प्रॉपर्टी के रेट 100 रुपये हम पकड़ के चलते मान के चलते, जब अटल सेतु कंप्लीशन हुआ, पूरा अटल सेतु का जब कंप्लीशन हुआ तो नहीं बोल के तो लोगों को 6 to 7 times एप्रिसिएशन मिला ही मिला। और जब वो टाइम पे मैं स्टार्टिंग के फेज में मार्केटिंग कर रहा था तो मैं भी लोगों को यही बोलता था कि आज जो रेट शिवड़ी और बाकी का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे जो लोग रहना प्रेफर करते हैं, जब अटल सेतु कंप्लीट हो जाएगा तो लोग यहाँ पर रहना प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस खाली 20 मिनट्स का है। तो आज शिवड़ी और बाकी का जो एरिया वो टाइम पे भी जो रेट था 15,000-20,000 रुपये कारपेट का रेट था, और वो टाइम पे उल्वे में रेट आप इमेजिन नहीं करोगे 2,000-3,000 रुपये का कारपेट का रेट, क्योंकि उल्वे जस्ट एक्स्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट जैसे अटल सेतु स्टार्ट हो गया, उल्वे का रेसिडेंशियल का भी रेट 2,000-3,000 से लेके अभी आज 10,000 और 15,000 के रेंज में आ गए। सही है। तो ऑलमोस्ट मतलब हम इसी तरीके से सेम मार्केटिंग हम करते थे लोगों से कि आप उल्वा रहो या फिर इधर रहो, जब अटल सेतु आएगा तो आपको आपके ऑफिस 20 मिनट की दूरी पर है, तो लोग इधर और किधर भी नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसा बोलता था कि शिवड़ी से जो 20 मिनट की दूरी पर डिस्टेंस पे जो लोकेशन है, जैसे अंधेरी है, नहीं तो गोरेगांव है, नहीं तो मलाड है, वो रेट और उल्वे के रेट सेम होने वाले हैं। और आप अगर आप देखोगे वो मैथमेटिकली मैं बताऊंगा कि उल्वे का ग्राफ जो ऐसा स्टेबल था एकदम फटक से चढ़ गया। और जिस दिन अटल सेतु लॉन्च हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, अटल सेतु जिस दिन लॉन्च हुआ सेम डे उल्वे में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के रेट मैं बोलता हूँ 1,000 रुपीज पे बढ़ गए। एंड प्लॉट में भी मैं बोलता हूँ कि एक 25% का एप्रिसिएशन तो मिनिमम सबको मिल गया सेम डे मतलब जिस दिन लॉन्च हो गया उस दिन। ये तो स्टॉक मार्केट वाला फट वाला स्पाइक आ गया ना। यस सर, यस सर। पनवेल एयरपोर्ट के बारे में हमें आपसे जानना है। पनवेल एयरपोर्ट की शुरुआत मतलब गवर्नमेंट को क्यों लगा कि पनवेल एयरपोर्ट बनाना चाहिए? मुंबई में एक दूसरे एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ये अनाउंसमेंट होने से पहले पनवेल एयरपोर्ट के आसपास के जमीन का रेट क्या था, अभी बनने जा रहा है तो जमीन का रेट क्या है, और आपको क्या लगता है कि अभी जब एक्चुअल में फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड होना स्टार्ट होंगे तो पनवेल एयरपोर्ट के आसपास में जमीन का भाव क्या होगा? बेसिकली गवर्नमेंट को 1990 में लगा कि अपने को एक एक्स्ट्रा एयरपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत बिजी था। एंड मुंबई कैसा है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो और एक एयरपोर्ट अपने को चाहिए था, क्योंकि अपने को एक्सपांशन के साथ करना था। तो 1990 से 2005-10 तक तो गवर्नमेंट को पूरा टाइम एक्विजिशन में ही गया। तो हाँ, 3,000 हेक्टर का लैंड गवर्नमेंट ने वो टाइम पे एक्वायर किया। एंड 2010 के बाद एक्चुअल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब रनवेज एंड बाकी सब जो चीज़ें हैं वो बाकी सब चीज़ों का मतलब काम चालू हो गया। तो अभी उसका स्टेज ऐसा है कि अदानी जी ने लास्ट आपने सब देखा रहेगा कि लास्ट मंथ उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज, टर्मिनल्स, एवरीथिंग इज रेडी। अराउंड जून 2025 में वहाँ पे मतलब एक्चुअल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। दूसरा है ना, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसमें अपना 10% कार्गो चलता है, बट ये जो नया एयरपोर्ट बनाया है इसमें अराउंड 67% जो है वो कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए करने वाले हैं। अच्छा। एंड 33% जो है वो पैसेंजर, तो उनका मेन फोकस है कार्गो। उसके साथ कनेक्टिंग JNPT पोर्ट भी है, वो सबका देख के उधर से पुणे भी कनेक्टेड है। मतलब वो कैसा हब हो गया, पुणे एंड मुंबई के एग्जैक्टली मिडल वाला आ गया, मिडल वाला प्लेस है, तो उसकी वजह से मतलब वो एकदम आइडियल हो गया। मैंने पूछा कि लैंड एप्रिसिएशन का क्या स्कोप है, तो
देखो, जब मैंने लोगों को 2015-16 में लैंड बेचा था तो मैंने सब लोगों को यही बोला था कि ये 4 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। आप लोगों का वेटिंग टाइम, आप मुझे पूछोगे कि ईयर्स में मेरे को 2 साल रुकना है, 3 साल रुकना है, ये मैं नहीं बता सकता। आपका वेटिंग टाइम है जब ये चारों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अटल सेतु पूरा हो जाएगा, एक एप्रिसिएशन का स्टेज आ गया, ट्रेन चालू हो गई, एक एप्रिसिएशन का स्टेज आ गया, एयरपोर्ट चालू हो गया, एक एप्रिसिएशन का स्टेज आ गया। और ये जब सब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आज आप जो भी भाव में जमीन ले रहे हो को मिनिमम उसका 10 टाइम्स मिलेगा। अभी ये डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट किस तरीके से ये करते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बोलता हूँ कि अराउंड 9 to 10 ईयर्स में सब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री वर्क था वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पूरा किया था। खाली उनको बिल्डिंग का जो काम था वो पेंडिंग था, और उन्होंने भी वो बहुत अच्छी स्पीड में किया। तो वे जैसा मैंने वो टाइम पे बोला था, तो लोगों को मिनिमम टू मिनिमम 10% एप्रिसिएशन स्पेशली इन द प्लॉट्स मिल गया है। इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी उनको 5 टाइम्स के आसपास तो एप्रिसिएशन मिनिमम सबको मिला ही मिला, बट 10 टाइम्स लैंड में मिनिमम लोगों को मिला है। और जैसे मैंने बोला कि जिन्होंने थोड़ा और सस्ते भाव में लिया उनको 20 टाइम्स वगैरह तो मिला ही मिला, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले ना सर। यस, बहुत मिला। जिसने भी पेशेंस रखा है हाँ, उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वही थोड़ा रिपीट हो रहा है, बट जो मैं बोला ना कि आप जहाँ पर लैंड लेते हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या आनी है वो पहले देखो। और अपना वेटिंग पीरियड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किस तरीके कौन से डेट पे कंप्लीट होने वाले, वो अपना वेटिंग पीरियड रखो। 2 साल 3 साल ये कोई जो बोलते हैं लोग, वो पूरा मेरे हिसाब से तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो कैसा हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, मतलब वहाँ का लैंड का जो एप्रिसिएशन होने का जो टाइम है, मैं बोलूँगा कि वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद वो लैंड ग्राफ स्टेबल हो जाएगा। तो जो टाइम पे वो ग्राफ स्टेबल है तब आपको वहाँ से एग्जिट करना है। हाँ, जब तक बढ़ रहा है आप इन्वेस्टमेंट करो, लेते रहो, या फिर लैंड एटलीस्ट होल्ड करो। हाँ, और एक बार स्टेबल हो गया तो आपको भी पता चलता है कि भाई हाँ अभी इसका अभी टाइम आ गया। जैसे कि अभी आज के डेट में मुंबई है, मुंबई में कितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको एप्रिसिएशन नहीं आएगा। वैसे नवी मुंबई जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो आपको नवी मुंबई में भी एप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो आपको और कोई नया एरिया यस। एज अ स्मार्ट सिटी करके सिडको ने नवी मुंबई को ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि एक तो वो मुंबई से कनेक्टेड है, मतलब मुंबई से सबसे ज्यादा नियर बाय है। एंड उनको कैसा है, उनका मेन है कि आज के डेट में अपने पास 2 बड़ी सिटी है, एक है मुंबई और पुणे। आपको तो मालूम रहेगा कि नेशनल लेवल पे भी हम देखेंगे तो मुंबई एंड पुणे टॉप लेवल की सिटी है। तो उनके बीच का अगर जो पोर्शन था वो नवी मुंबई थी। अगर गवर्नमेंट वो टाइम पे चाहती तो फिर पालघर साइड या ठाणे साइड भी एक्सपेंशन कर सकती थी, बट उसका बेनिफिट उनको पुणे में नहीं होता। हाँ, पुणे के लिए नहीं सिटी को नहीं होता। नहीं होता। तो उनको बेसिकली क्या करना है कि उसको एक कनेक्टिविटी, साइंटिफिकली बोलूंगा, उसको एक ट्रिकल डाउन थ्योरी करके एक कंसेप्ट है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या हो जाता है कि आज मुंबई डेवलप हुआ, कल नवी मुंबई डेवलप हुआ, तो नवी मुंबई के बाद ये ट्रिकल डाउन मतलब पुणे के आसपास चला जाएगा आगे तरीके से। अगर सपोज वो ठाणे और पालघर डेवलप करते तो उसके आगे डेवलपमेंट के लिए उनको चला जाता था। हाँ, में भी गुजरात चला जाता था, बट पुणे उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। आज नवी मुंबई के लोग 1 घंटे में पुणे पहुंचते, 1-1.25 घंटे में पुणे पहुंचते हुए कोई भी काम करके आ जाते। इसके लिए उन्होंने नवी मुंबई चुना क्योंकि ये कनेक्टेड है सब, पुणे मुंबई बीच का नवी मुंबई सब कनेक्टेड है, तो उसका मतलब एक्सपांशन के लिए स्कोप रहता था उनके पास। सर मैंने देखा था यहाँ से हमारे नवी मुंबई की एक्चुअली कहानी हम सर से सुनेंगे। हाँ, नवी मुंबई कैसे हुआ। थोड़े दिनों पहले इनऑर्बिट मॉल के बाहर हमने एक वीडियो शूट किया था, और वो वीडियो की शुरुआत हमने ऐसी की थी कि 1975 में ये इनऑर्बिट मॉल की जो जमीन थी, उस जमीन की कॉस्ट 5 रुपए पर स्क्वायर फीट थी। और आज की सिचुएशन में 2025 में वही इनऑर्बिट मॉल की जमीन की कीमत 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। सर आपने जो सुना है ना, उसमें मैं थोड़ा और चेंज करूंगा। हाँ, जब नवी मुंबई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो जमीन की कीमत 5 रुपए भी नहीं थी, उससे भी कम थी। मतलब मैं बोलूं कि वो टाइम पे वो जमीन की कीमत 1 रुपए से भी कम थी। अच्छा। हाँ, 1 रुपए से भी कम थी। मतलब सिडको ने जो लोगों को एक्चुअल वो टाइम पे जो कंपेंसेशन दिया है, दैट 5,000 रुपीज पर एकड़ के आसपास कंपेंसेशन वो दिया है। मतलब वो कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 पैसा पर स्क्वायर फीट, 0.1, नॉट 1 रुपीज ऑल्सो। हाँ,
₹1 मतलब 40,000 रुपीज पर एकड़, राइट सर, उससे भी कम रेट ये कुछ पैसे में आ गया फिर तो। पैसे में आ गए। फिर बाद में पैसा दो पैसा हाँ। आपका इस पर चलता तो रही। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके साथ उन्होंने फिर लैंड पूलिंग स्कीम के अंडर 12.5% के प्लॉट दिया, वो एड ऑन उन्होंने सर कर दिया। सर मैं आपको रोकने वाला हूँ, अब जाएंगे हम थोड़ा 1975 में, और 1975 से शुरुआत करेंगे। कैसे, क्या, कब, कैसे नवी मुंबई बनी? गवर्नमेंट का वो टाइम पे मैंने जैसे बोला कि मुंबई बिजी होते जा रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी जो बढ़ रही है, वो मुंबई मतलब जॉब नहीं कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने वो टाइम पे क्या किया कि उसके बाजू का पोर्शन, इसके लिए नवी मुंबई का डिसीजन लिया कि नवी मुंबई हम डेवलप किया। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नवी मुंबई आज के डेट में स्मार्ट सिटी क्यों है। अभी लास्ट ईयर भी जो रैंकिंग डिक्लेयर हुई उनका, उसमें भी नवी मुंबई का रैंक 2nd या फिर 3rd है। रीज़न क्या है कि नवी मुंबई में ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू सिडको। आज के डेट में नवी मुंबई का कोई भी आप 7/12 निकाल के देखोगे, जो इससे मैंने बोला कि 7/12 इज आत्मा ऑफ एंटायर द लैंड, तो कोई भी 7/12 आप लोगे तो उसके नाम पे आ जाएगा आपको महाराष्ट्र शासनातर्फे सिडको, ऑल 7/12 इन द नेम ऑफ सिडको। एंड जो नवी मुंबई के एंटायर लैंड है वो सिडको 60 ईयर्स या फिर 66 ईयर के बेसिस पे लोगों को लीज आउट करती है। यस तो कोई भी ट्रांजेक्शन है, मैंने एक सिंपल फ्लैट नवी मुंबई में खरीदा, एक ऑफिस खरीदा, तो हर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में उनको सिडको को इन्वॉल्व ही करना पड़ता है। तो सिडको ने क्या किया, फार्मर से स्टार्टिंग में सब जमीनें खरीदी। जमीन खरीदने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उधर का ओनरशिप आ गया। ओनरशिप होने के बाद फिर गवर्नमेंट ने सब प्लानिंग जो की है हर जगह पे, मतलब आज के डेट में आप नवी मुंबई में देखोगे किधर भी मिनिमम 9 मीटर रोड की साइज है। 9 मीटर के सिवा आपको कोई भी रोड नहीं है। तो कमर्शियल्स कहाँ पे रहने चाहिए, रेसिडेंशियल्स कहाँ पे रहने चाहिए, हॉस्पिटल्स कहाँ पे रहने चाहिए, स्कूल कहाँ पे रहने चाहिए, थिएटर्स कहाँ पे रहने चाहिए, ये सब प्लानिंग गवर्नमेंट ने एकदम प्रॉपरली की है। इसकी वजह से वो डेवलपमेंट आ गया। और अभी भी मतलब जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहता है, जैसे कि एयरपोर्ट है, अटल सेतु है, उसमें भी उसका मतलब उनको लोगों को बेनिफिट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सा लैंड जो है ना वो रिजर्व रख दिया। ये था इस चीज के लिए, ये लैंड इस चीज के लिए, इस रिजर्व, और एंटायर अथॉरिटी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आज भी डिसीजन ले सकता है कि मतलब हाँ भाई कि यहाँ पर हमें डेवलप करने वाले, यहाँ पर हम डेवलपमेंट करने वाले। इसकी वजह से वो मतलब नवी मुंबई इस तरीके से वो गवर्नमेंट ने डेवलप किया। पहले पूरा लैंड फार्मर से खरीदा, फिर एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया, और फिर लोगों को अगेन रिहेबिलिटेट किया। तो मैंने सुना था कि पनवेल के आसपास के कुछ गांव थे, उन सब गांव को एक साथ में लाया, एंड देन उनमें से कुछ 7 गांव जो है अभी भी साइड में रह गए थे और बाकी के गांव आए थे। उसकी क्या स्टोरी थी सर? जब नवी मुंबई का फॉर्मेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठाणे एंड रायगढ़ ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कॉन्सेंट्रेट किया। ठाणे में बेसिकली एरोली से लेके मैं बोलूँगा कि लास्ट बाउंड्री है बेलापुर, ये सब पार्ट उन्होंने कवर अप किया। एंड पनवेल में उन्होंने मतलब रायगढ़ में उन्होंने क्या किया, पनवेल से लेके उड़न तक ये पूरा एरिया उन्होंने पकड़ा। और ये सब दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीधे मतलब जो भी पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है, वो लैंड सीधा वो लोगों ने खरीदा। खरीद के फार्मर को पैसा दे दिया, मतलब बाकायदा सब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके उनको सबको पैसा दे दिया और खरीदा। इसके बाद उनको डेवलपमेंट के लिए मतलब स्कोप आ गया कि अच्छा खासा उन्होंने डेवलपमेंट के लिए उनको स्कोप आ गया। वैसे उस तरीके से पूरा का पूरा चेंजेस हुए हाँ नवी मुंबई में। हाँ सर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग रहते हैं नायगांव में। ओके अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ के खेडू थे, मतलब फार्मर्स हैं। ओके अब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, उसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से सर बुलेट ट्रेन जा रही है। ओके तो जब बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई थी कि बुलेट ट्रेन जाएगी, तो कहाँ से जाएगी? नायगांव से बुलेट ट्रेन जाएगी। ये डिस्कशन चलते थे। धीरे धीरे पता चला कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आके जहाँ पे सर्वे करके जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके आसपास के एरिया को, लैंड को एक्विजिशन करना स्टार्ट कर दिया। सो मेरा एक दोस्त है मात्रे करके, मैं उसका नाम भी बताना चाहूँगा। उसकी 6 गुंठे की जमीन थी सर। 6 गुंठे की जमीन बराबर, उसी में से बुलेट ट्रेन जा रही है। 40 लाख रुपए मिले सर उस जमीन के। बराबर है। अभी क्या है, अपने पास ये सब चीज़ों का एक थंब रूल है। अपने पास एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, उसमें एक सेक्शन 19J है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि फॉर एनी पब्लिक पर्पस अगर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करता है तो वहां पे जो भी रेडिकनर रहेगा और एवरेज सेल वैल्यू रहेगी, उसमें जो हायर साइड रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई एक्स गांव है, उसमें लैंड का रेट सपोज 100 रुपीज है, मतलब रेडी रेकनर। बट जनरली जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो 100 के जगह पे लोग थोड़ा हायर साइड पे करते हैं, 110 150 के आसपास वगैरह करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 100 एंड 150, उसमें जो हायर साइड है उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं। अच्छा हाँ,
तो 100 का मल्टीप्लाई बाय 5 करो 500 हो गया, और 150 का करोगे तो 750 हो गया। इसकी वजह से आप जो बोल रहे हो कि 6 घंटों का, तो मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र में अभी यही सिचुएशन है। और उसमें मैं एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि आपको ये जो भी पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये पूरे के पूरे टैक्स मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब वो भी रूल है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करती है तो पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाता है। क्या सर उसको इतना बेनिफिट हो गया? आज फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे सर, यस यस, पहले बाइक पे घुमा करता था, आज फॉर्च्यूनर है। बराबर है। लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट जब करती है ना तो सॉलिड हो जाता है, आजू बाजू के रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअली जब 75 में ये सब लैंड एक्विजिशन हुआ तो तब इतना अवेयरनेस नहीं था, एंड मे बी लोगों को वो टाइम पे जो भी बेनिफिट्स भी मिले वो प्रॉपर नहीं मिले। फिर बाद में 90s में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पैसे भी दिए, प्लस हर जो फार्मर थे वो सब लैंडलेस हो गए थे, भूमिहीन हो गए, तो उनको सब लोगों को उन्होंने एडिशनल 12.5% का प्लॉट प्लस 1.5 का FSI उनको एड ऑन दे दिया। तो उन्होंने भी अच्छा खासा मतलब कंपेंसेट करने के लिए ट्राई किया, बेनिफिट हुआ लोगों को, मतलब पैसा भी मिला प्लस लैंड भी मिला, तो बेनिफिट हुआ लोगों को। आज का जो सेशन रखा गया था सर, वो रखा गया था मुंबई 3.0 के लिए। मतलब आज जो आप आए हो वो आए हो मुंबई 3.0 के लिए। तो उस मुंबई 3.0 के जर्नी के बारे में बात करते हैं। हमें पूरा डिटेल में विस्तार में आपसे सुनना है, मुंबई 3.0 एग्जैक्टली क्या है? मार्केट में मुंबई 3.0 के बारे में सब लोग बोलते हैं, बट यू कांट इमेजिन, जब मैंने बोला आपको 2015-16 में मैंने जब स्टडी किया था, तभी मुझे मालूम था कि अभी नवी मुंबई के बाद कुछ बड़ा आने वाला है। और बड़ा क्यों आने वाला है कि 2005 में, जून 2005 में गवर्नमेंट ने SEZ डिक्लेयर कर दिया। तो उसी टाइम पे ये डिक्लेयर था कि जो रायगढ़ में 3 स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है, तालुकाज है, सॉरी जो तालुकाज है, पनवेल, उरण एंड पेन, इसमें सबसे पहला बड़ा डेवलपमेंट सिडको करने वाला है। और कोई और अथॉरिटी आके भी कर सकता था, ऐसा लगता था, बट स्टार्टिंग में ऐसा डिक्लेरेशन था, लोगों के मन में था कि पूरा एंटायर डेवलपमेंट सिडको ही करेगा। बट सिडको को इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो सिडको ने क्या किया, एक SPV बनाया स्टार्टिंग में नैना करके। नैना में उन्होंने एक 270 विलेजेस एड ऑन कर दिए, उसमें उन्होंने काम किया, एक्सपेंशन किया। बट 2013 की बात है जब नैना का एस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली नैना इज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड नोटिफाइड एरिया। तो जो एयरपोर्ट के आजू बाजू में जो गांव है 20 किलोमीटर के रेडियस में, वो सब गांव है। बट 2013 से लेकर 2023 तक उनको भी इतना प्रॉपर काम करना है जो था तो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर बाद में और एक अथॉरिटी आ गई MSRDC करके, उनको भी एक 71+30 एक से उनको भी एक 110 गाँव 101 गाँव उनको भी दिए गए। बट ये जो सब काम कर रही थी MSRDC, सिडको, नैना, खुट्टा, इनका कुछ काम प्रॉपरली नहीं चल रहा था। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशंस था कि उनको क्या कर रहा था कि जो आज की नवी मुंबई है उनको मिरर इमेज बनाने की थी, रिप्लिका बनाने की थी। तो सेम टू सेम कंसेप्ट लोगों ने फॉलो किया। जैसे मुंबई एंड नवी मुंबई को कनेक्टिंग है वाशी ब्रिज, वैसे आज के डेट में मुंबई 3.0 जो है, जो बनने वाला है, उसको कनेक्टिंग है अटल सेतु। अभी क्या करेंगे, वो वहाँ पे सेम वो जो लैंड एक्विजिशन वो टाइम पे हुआ था, वो सेम टाइप का लैंड एक्विजिशन वो करने वाले। ये रिसर्च बेस में बता रहा हूँ। वैसे MMRDA के वेबसाइट पे ऑलरेडी वो सब मतलब दिया हुआ है चीज़ें कि गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ पे प्लानिंग करने वाला है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मुंबई 3.0 क्या है ना, जो अटल सेतु है, अटल सेतु के राइट साइड में जो 124 विलेजेस है, दैट एंटायर 124 विलेजेस इज अ मुंबई 3.0। ओके, इसमें बेसिक 3 तालुकाज है, एक है उरण, उसके बाद है पेन एंड उसके बाद है पनवेल। तो वो टाइम पे जो नवी मुंबई पे किया था वो सेम तरीके से लैंड एक्विजिशन हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन होने के बाद लोगों को एक तो मॉनेटरी कंपेंसेशन मिल सकता है, और इस जो लैंड पूलिंग स्कीम है अभी जो सबसे फेमस है, लैंड पूलिंग स्कीम के अंडर लोगों को फुल्ली डेवलप प्लॉट मिलेंगे। फुल्ली डेवलप प्लॉट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका 100 गुंठा लैंड है, तो 100 गुंठा लैंड के अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 25%, 30% वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अभी जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ने दिया है दैट इज 22.5%, और नैना में दिया है 40% दिया है। दोनों भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल बर्डन आता है, जैसा कि नवी मुंबई के एक्विजिशन में हुआ कि लोगों को पैसे बांटने पड़े, वो टाइम पे बहुत कम पैसे बांटे,
बट अभी वो पॉसिबल है। जैसे आपने अपना बोला कि एक आपका फ्रेंड है, उसका 6 गुंठा जमीन बुलेट ट्रेन में गया, उसको 40 लाख रुपए मिले। बट अगर आज के डेट में 124 विलेज खरीदना चाहेंगे तो वो मतलब बहुत बिलियंस जाएंगे। हाँ बिलियंस मिलियंस पैसे जाएंगे। वो गवर्नमेंट को माइट भी पॉसिबल भी हो सकता है, बट एज पर माई रिसर्च गवर्नमेंट विल गो फॉर के वो लैंड एक्वायर करेगी। लैंड एक्वायर करके उनको उसके अगेंस्ट एक फुल डेवलप्ड लैंड का टुकड़ा देगी। मतलब आपने 100 गुंठा जमीन लिया तो उसके अगेंस्ट आपको 25 गुंठे का लैंड मिल जाएगा। जो आपका बचा हुआ 75 गुंठा है उसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट FSI देंगी फ्री में, फ्लोर स्पेस इंडेक्स आप समझ सकते हो। तो आपका 25 गुंठे का जो भी लैंड रहेगा उसमें आप एक G+5 G+7 वॉटेवर मतलब आपका FSI ग्रेजुएट करने के लिए आप एक बिल्डिंग बना सकते हो। इस तरीके का आपको फुल डेवलप प्लॉट हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप उनको जो स्मार्ट सिटी करना है वो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट पॉसिबल है। हाँ इसके साथ इसमें एक एड ऑन चीज हुई है, पहली बार कोई स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या किए एग्रीमेंट्स किए हैं। मतलब जैसे ब्लैकस्टोन है, ब्रुकफील्ड है, उनके साथ किया है। तो इसका थोड़ा सा मैं स्टार्ट बताता हूँ। 2005 में इसकी शुरुआत हुई। तकरीबन मार्च 2025 में ना पहली बार ये डिक्लेरेशन आ गया कि जो नैना है, जो खोटा है, मतलब ये जो सब प्लानिंग अथॉरिटीज है इनके पास जो विलेजेस है हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। उसका गैजेट अवेलेबल है वेबसाइट पे। और उसी टाइम पे मुझे एकदम कब पता चल गया कि अभी मुंबई 3.0 का स्टार्ट है। तब मैंने वहाँ पे मतलब मेरे खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। मैंने अभी लोगों को बेचना नहीं चालू किया, बट मैंने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। मतलब आगे कैसे जाएगा क्या करेगा वो मालूम नहीं था। बट 15 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ, एक प्रॉपर MMRDA के साइट पे डिक्लेरेशन दे दिया कि वो एक न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी NTDA तैयार कर रहे हैं फॉर मुंबई 3.0। और वो मुंबई 3.0 को उन्होंने नाम भी दे दिया KSC टाउनशिप करके, KSC ओके कर्नाड़ा साई चिरनेर ऐसे करके एक प्रॉपर वो टाउनशिप तैयार करेंगे। अभी मुंबई 3.0 में क्या कर रहे हैं, ये सब वेबसाइट पे दिया, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वहां पर वो उनको बेसिकली जो उनका मेन पर्पस है उनको डेटा सेंटर का बनाना है। अच्छा ओके, फिनटेक इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, रेसिडेंशियल पार्क, पूरा पोल्यूशन फ्री। मतलब अभी के देखो, जब नवी मुंबई एस्टेब्लिशमेंट किया था वो टाइम के रिक्वायरमेंट अलग थे, अभी के रिक्वायरमेंट अलग है। अभी लोगों का मतलब लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों को ऐसा पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज वो ऐसा लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को प्योर ऑक्सीजन चाहिए, पूरा स्मार्ट चाहिए, रास्ते अच्छे चाहिए। मतलब आज लोग कैसा है कि दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ उनको वो कंपेयर करती है, वो भी हमारे पास चाहिए। तो अभी क्या है कि आप लेटेस्ट न्यूज पढ़ोगे तो लास्ट ईयर MMRDA ने कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ मुंबई 3.0। तो अक्टूबर 2025 में ये आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन में डिक्लेरेशन कर दिया। उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ जनवरी में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अराउंड $60 बिलियन के MOU देवेंद्र फडणवीस, मुखर्जी साहब जो अभी MMRDA के हेड है, वो सब लोगों ने साइन किए। वो भी सब ऑलरेडी पब्लिश है। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अभी पेमेंट का कोई इशू नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास फुल ऑफ फंड्स है। पॉलिसीज का कोई इशू नहीं, पॉलिसीज परफेक्ट है। ऑलरेडी उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, वो मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो वो टाइम पे फिर मैंने लोगों को इन्वाइट किया कि अभी मुंबई 3.0 में आओ, आप जमीन लो। तो मुंबई 3.0 में बेसिकली कैसा होने वाला है कि मोस्टली एक तो फेज कर सकते हैं, अदरवाइज नोटिफिकेशन में पूरे के पूरे 125 विलेज एक दिन भी नोटिफाई कर सकते हैं। एक दिन में हाँ, इसके चांसेस है। को थोड़ा सा गलत लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने इसका भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने आपको बोला कि 2015 में मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने लोगों को बोला था कि ये जो चिरले विलेज है, ये बेलुंडाखर विलेजेस है, बाकी जो सब विलेजेस है, ये सब विलेजेस गवर्नमेंट एक्वायर करने वाला है। ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि सिडको के वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया था कि दीज आर द विलेजेस वी आर एक्वायरिंग। अच्छा हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप आज चिरले में जमीन लो या फिर बेलुंडाखर में जमीन लो, यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हो, ऐसा मैंने किसी को नहीं बताया। मार्केट में लोग बहुत तरीके के रूमर्स बनाते हैं। आज भी मैं बताता हूँ कि उरन है, पेन है, पनवेल है, आप बहुत से लोग इसी चीज में फंस जाते हैं कि उनको लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप बिल्डिंग बना सकते हो। बट आज तक उरन, पनवेल एंड पेन, इधर एक भी आदमी को बिल्डिंग बनाने के लिए जो अप्रूवल्स लगते हैं, इसको जो बोलते हैं हम कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, CC, किसी को भी आज तक CC नहीं मिला है। जो विलेजेस नोटिफाइड है उनमें, जो नोटिफाइड नहीं है उनको तो उनमें मिलता है। बट जो नोटिफाइड विलेजेस है ना,
और लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो वैसा को, दैट इज नॉट अ रियलिटी। आप रियलिटी, मैं जो वो रिसर्च जो रिपीटेड कर रहा हूँ ना, इसका यही है कि जो ये तीनों विलेजेस है गवर्नमेंट ने 2005 से नोटिफाइड करके रखे हैं, और 2005 से टिल डेट आज तक किसी भी आदमी को या किसी भी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने आज तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ना कमेंसमेंट नहीं दिया, तो ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन ही नहीं। बट फिर भी मतलब ये रूमर्स में लोग फंस जाते कि ऐसा कुछ तो बिल्डिंग बना पाओगे, आप बिल्डिंग बना पाओगे ये पता, बट दैट इज नॉट अ रियलिटी। यहाँ पे सेम स्कीम होने वाला है कि जैसा गवर्नमेंट ने नवी मुंबई का पूरा लैंड एक्वायर किया, इसी तरीके से मुंबई 3.0 का लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करेगा। इसमें कंपेंसेशन में भी लैंड पूलिंग स्कीम के अंडर आपको प्लॉट मिल सकता है या फिर मॉनेटरी कंपेंसेशन मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। मतलब वो डिपेंड है कि गवर्नमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी, उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं इस टॉपिक पे था कि 2015 में लोगों को बोल दिया कि दीज आर विलेजेस विच इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, और सेम हुआ 2019 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम एक लेटर इशू किया, उसमें उन्होंने बोला कि दीज आर द विलेजेस बेलुंडेकार, चिरले, जासे, दीज विलेजेस वी आर एक्वायरिंग, ऐसा 2019 में गवर्नमेंट ने बोला। प्रोसेस गवर्नमेंट का हर टाइम ऐसे रहता है कि गवर्नमेंट सबसे पहले विलेजेस का नाम डिक्लेयर करता है कि 1 2 3 दीज आर द विलेजेस वी आर एक्वायरिंग। 2021 में गवर्नमेंट ने विलेज प्लस सर्वे नंबर का लिस्ट अच्छा, ओके, विलेज प्लस एग्जैक्ट प्लॉट, हाँ मतलब कौन सा सर्वे नंबर वो एक्वायर करने वाले। अगर हम वो सेम रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आज आप देखोगे कि 2023 में जब ये लोगों को फाइनल कंपेंसेशन मिला, मतलब हर किसी को सेक्टर नंबर एंड प्लॉट नंबर मिला, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट में भी एक दिन में भी सब पूरा नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ये क्यों है ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे एक 2 विलेजेस है, मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। एक विलेज का नाम है चांजे और एक विलेज का नाम है करंजड़े। करंजड़े एयरपोर्ट को एकदम लग के है, हाँ एकदम लग के है, और चांजे एकदम अरेबियन सी है ना उसको लग के है। ये दोनों का आप एरियल डिस्टेंस अगर आज के डेट में कैलकुलेट करते हो ना, आप गूगल अर्थ पे कर सकते हो, तो करंजड़े एंड सांजे का एरियल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। एंड अभी जो मुंबई 3.0 जो बन रहा है, इसमें जो फर्स्ट विलेज है विश्वी करके, विश्वी से लेके पेन का जो लास्ट विलेज है, उनका भी जो अगर आप एरियल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो ना, दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। ओके, हाँ, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट करंजड़े टू चांजे एक दिन में नोटिफाइड कर सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। नोटिफिकेशन तो निकल सकता है, बट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट फिजिबल, तो गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, माइट भी, कि पहले फर्स्ट स्टेज में वो उरन का एक्विजिशन करें और नेक्स्ट स्टेज में पेन। अभी के हिसाब से जो उन्होंने लॉजिस्टिक पार्क का एक्विजिशन उन्होंने किया, उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि वो एक ही दिन में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकालेंगे। और जैसे मैंने ये बोला कि करंजड़े का जमीन करंजड़े में रहने दो या फिर आपका जमीन सांजे में रहते दो, ये सब लोगों का रिहेबिलिटेशन उन्होंने एक ही जगह पे किया, सेक्टर नंबर 26 से 31 उल्वे में। हाँ, तो सिमिलरली आज के डेट में विश्वी रहने दो या फिर पेन का लास्ट विलेजेस रहने दो, उनका भी रिहेबिलिटेशन वो एक ही जगह पे करने का स्कोप है, माइट भी, मतलब स्कोप है, वो कर सकते हैं। तो दैट इज आवर रिसर्च, बट अल्टीमेटली क्या है, का एक्विजिशन हो गया, मतलब गवर्नमेंट इज लायबल टू गिव यू 5 टाइम्स ऑफ द रेडी, मतलब एवरेज से एवरेज, तो नुकसान आपका कुछ भी नहीं होगा, 5 टाइम्स तो आपको कैसे भी करके मिलना ही मिलना है उसमें, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलना ही मिलना है 100%। अभी सर आपकी कितनी जमीन है वहाँ? तो मेरी खुद की तकरीबन, मतलब मैंने आपको बोला कि एक 50 एकर्स प्लस है, एंड मेरे जो इन्वेस्टर्स एंड ग्रुप है उनकी है अराउंड 125 एकड़ प्लस लैंड है। हम ह्यूज लैंड बैंक है सर आपका वहाँ पे। और आपने ये एक्विजिशन करना कब स्टार्ट किया था वहाँ पे? मैंने किया था एक्चुअली मार्च 2025 में, जब गवर्नमेंट ने कैंसलेशन किया था कि जो नैना और बाकी सब लोगों के पास जो विलेजेस है वो कैंसिल करके हम कोई नई प्लानिंग अथॉरिटी ये कर रहे हैं, तो कुछ इनपुट्स हमको मिले थे, उस टाइम पे हमने एक्विजिशन स्टार्ट किए थे और हो गया एक्विजिशन कंप्लीट। तो अभी तो सबको मालूम हो गया मुंबई 3.0 तो क्या है, मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को मालूम है, बट वो लोग अभी भी ये चीज़ों में मतलब फंस रहे कि ऐसा है वैसा है। मैं वही चीज़ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लैंड लेना है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका टाइटल, और टाइटल के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारे पास जमीन लेते तो बेनिफिट क्या है, सब जमीन मेरे खुद के नाम पे, मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ वो प्रोडक्ट पे, मतलब वो 7/12 पे मेरा नाम है ही, वही 7/12 में बेचता हूँ। तो जो उनको जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है ड्यू डिलिजेंस के लिए, टाइटल है, सर्च है, पेपर ऑफ डिजाइन, एवरीथिंग, वो सब एक्सरसाइज उनकी बढ़ जाती है। और मैंने उनको बोला है कि अप टू फाइनल एक्विजिशन, अप टू फाइनल कंपेंसेशन हम पूरा सपोर्ट आपको करने वाले हैं। मार्केट में ये सर्विसेज
आपको कोई भी नहीं दे सकता। मतलब जितने भी हमारे में कॉम्पिटिटर्स नहीं बोल सकते, बट जो भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, ये सर्विसेज आपको कोई नहीं दे सकता। हम आपको पूरा एंड टू एंड सर्विसेज, मतलब अप टू फाइनल कंपेंसेशन हम आपको सर्विसेज देंगे। मतलब कोई अगर आपके पास से प्लॉट लेता है तो डबल वेरीफाइड प्लॉट होगा वो? पूरा 100% वेरीफाइड रहेगा। नहीं तो मैं मेरा खुद का पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ? सोचना सर कभी कुछ भी 19-20 लग रहा है प्लॉट में, तो मेरा खुद का भी पैसा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ब्रोकर लोगों का क्या है, उनको कुछ इन्वेस्टमेंट जीरो है, हाँ। कोई देने वाला है लेने वाला है, लगा में सारी निरक्षर खत्म हो गया। सर मुंबई 3.0 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसी अगर बायर को करनी है तो कितनी अमाउंट की होगी, कैसे करेगा? अगर आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप में जाना है तो आप एकदम 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 2 लाख रुपए में आपको 1000 स्क्वायर फुट का लैंड आ जाएगा। आपको आपका सेपरेट सेल डीड एंड अगर 7/12 चाहिए तो उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको आ जाएगा 5000 स्क्वायर फुट का लैंड एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में आपका सेपरेट सेल डीड हो जाएगा, आपका 7/12 हो जाएगा। तो आपको किस में जाना है उसके ऊपर अपना का मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो जाएगी। अगर आप फ्रैक्शनल में जाते हो तो 2 लाख एंड सेपरेट में जाते हो तो 10 लाख एंड लैंड यूनिट्स इज 1000 स्क्वायर फुट एंड 5000 स्क्वायर फुट। ये मिनिमम है? ये मिनिमम है। सर अगर कोई आपसे प्लॉट परचेज करता है, भले उससे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में खरीदा, या फिर 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 10 लाख रुपए का सेल डीड करके परचेज किया, पोस्ट परचेज लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है? इसमें आपको सेल डीड होने के बाद आपका 7/12 बन जाएगा, और 7/12 बन जाने के बाद मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज का सर्वे किया रहता है। हाँ। तो आपको हम सर्वे करके जगह का फिजिकल पोजीशन दे देंगे, आपका नेम प्लेट हम लगा के आपको दे देंगे। ओके। इसमें एक ऐड करना रह गया कि अभी जो अपना फ्रेगमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेगमेंटेशन एक्ट, आप 16,000 स्क्वायर फुट का भी मतलब सेपरेट सेल डीड करके 7/12 कर सकते हो। हाँ। इसमें थोड़ा ज्यादा और डीप में जाएंगे तो डिपेंड है अगर किस टाइप का लैंड है। अगर सपोज का लैंड बागायत है तो 5000 स्क्वायर फुट ले सकते हो विद सेपरेट सेल डीड। का लैंड अगर वर्कस है और गवतपुर है तो उसमें आपका मिनिमम रहता है 16,000 स्क्वायर फीट। अच्छा। हाँ, तो वो डिपेंड है कि लैंड का मतलब वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपको गांव नमूना 12 में क्या लिखा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको 5000 स्क्वायर फुट लेना है या फिर 16,000 स्क्वायर फुट लेना है, या फिर कई बार 20,000 भी रहता है तो 20,000 स्क्वायर फुट लेना है। बट 5,000 एंड 16,000 इज फिजिबल। बट लीगली 5000 स्क्वायर फीट और 16,000 स्क्वायर फीट लैंड, दोनों लैंड के ऑप्शंस आपके पास में, सामने वाला ले सकता है। यस ले सकता है विद सेपरेट सेल डीड एंड 7/12। विद सेपरेट सेल डीड 7/12, तो 7/12 उसके नाम पे हो गया। यस प्रॉपर्टी का पोजीशन उन्होंने ले लिया। यस। क्या पोजीशन लेने के बाद में वो खुद उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर पाएगा? आपको जैसे मैंने रिपीट किया कि आपको लीगल सैंक्शन इस चीज के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, बट इनऑफिशियल तरीके से आप कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फार्म हाउस करना चाहते हो, या फिर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज है वो करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हो, फार्म हाउस कर सकते हो। मतलब जब तक गवर्नमेंट आपसे लैंड एक्वायर नहीं कर सकता तब तक वो लैंड आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब जहां तक मैंने समझा है, मुंबई 3.0 में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो बेसिकली इट्स लाइक दिस, आप आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालो। अगर मैंने 5000 स्क्वायर फीट का लैंड आपसे परचेज किया है, वो लैंड लेके उसका पोजीशन ले लो, टाइटल क्लियर, डीड सब कुछ मेरे नाम पे हो जाएगा। बाद में फ्यूचर में, मतलब आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, गवर्नमेंट इस लैंड को अक्वायर करेगा और उसके अगेंस्ट में मुझे रेडी रेकनर वैल्यू प्लस 5x रिटर्न्स गवर्नमेंट मुझे देगा। यस। सो ये तो 100% अश्योरेंस यही है कि वहां पे गवर्नमेंट अक्वायर करने ही वाला है। यस। और जहां पर भी देखा गया गवर्नमेंट अगर अक्वायर करता है तो प्रॉपर्टी के रेट्स अप्रिशिएट होने। मतलब अभी जो आजू बाजू के विलेजेस है उधर में एक कॉरिडोर गया है, वीरा अलीबाग कॉरिडोर करके। हाँ। तो वीरा अलीबाग कॉरिडोर में क्या हुआ है कि जो विलेजेस वीरा अलीबाग कॉरिडोर में है उसमें से कुछ विलेजेस मुंबई 3.0 में भी है। हाँ। आप उनके रेट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है उसमें आपने जो मैंने जैसे बोला कि KSC कर्नाड़ा साई चिरनेर, हाँ। उसमें जो चिरनेर विलेज है इसमें अभी रिसेंट लोगों को पैसे मिले वीरा अलीबाग कॉरिडोर पे। हाँ। वहाँ पे अभी मार्केट रेट चल रहा है तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए पर गुंठा के आसपास मार्केट रेट चल रहा है। बट लोगों को वहाँ पे जो कंपेंसेशन मिला है अभी 16 लाख रुपीज पर गुंठा से मिला है, दैट इज टैक्स फ्री राइट नाउ। अरे बाप रे। हाँ, तो इन फ्यूचर में भी अगर मुंबई 3.0 के लिए भी यही सेम विलेज एक्वायर करते हो, इससे ज्यादा एप्रिसिएशन ही मिलेगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि रेडी रेकनर एवरेज सेल वैल्यू ये तो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको तो मालूम है लास्ट ईयर ये 10% रेडी रेकनर ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाँ। उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन ही वहाँ पे मिलने वाला। चिरने में आपकी जमीन कितनी थी सर? जो अलीबाग का विरार कॉरिडोर पे गए
हाँ, वीरार अलीबाग कॉरिडोर में मेरी ज़्यादा नहीं गई, एक 50-60 गुंठा के आसपास मेरी लैंड गई। पूरी एंटायर वीरार अलीबाग कॉरिडोर में 50 से 60 गुंठा लैंड मेरी गई। बट सर वो आपने ली थी एक फूल लगा के और आपको मिला गुलदस्ता। बराबर है। ये लैंड का सबसे बेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रिटर्न्स का ऑप्शन हो जाता है। अब ये बात तो हो गई मुंबई 3.0 की। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए मुंबई 3.0 में लगाए। मैंने 2 लाख रुपए मुंबई 3.0 में एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की ओनरशिप में लगाए। आज की सिचुएशन में आने वाले 10 सालों में मुझे उसके कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? सर मेरे हिसाब से जो मेरा रिसर्च है और जो लॉजिस्टिक पार्क का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल किया है, मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 टाइम्स तो मिलने चाहिए मिनिमम, वर्स्ट टू वर्स्ट। और अगर जो गवर्नमेंट की सब पॉलिसीज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब ब्रुकफील्ड का इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आता है, डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट प्रॉपरली सक्सेसफुली वहाँ पे रन आउट होते हैं, अगर ये सब चीज़ें एकदम प्रॉपरली चलते तो 10 टाइम्स तो आना ही चाहिए। 10 टाइम्स मतलब आएगा ही आएगा। और मैंने जैसे आपको बोला कि लैंड में 3 साल में 4 साल में 100% एप्रिशिएट, वेरी कॉमन थिंग। अगर आपका पैसा 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स होता है 5 से 10 साल में, तो ये मतलब लैंड लेने का फायदा है। तो उतना तो मतलब मिनिमम 5 टाइम्स मैक्सिमम 10 टाइम्स आपके पेमेंट पैसा वहाँ पर होने ही होने वाला है। क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं सर, ये मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ कि लोग SIP में इन्वेस्टमेंट करके रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं? मेरे जैसा 42 एज का इंसान, अगर हम फैमिली में चाहते हैं कि बुढ़ापे में किसी अच्छे फार्म हाउस में जाके रहे, SIP में इन्वेस्ट करें, कैन वी इन्वेस्ट इन लैंड, पुट आवर हार्ड अर्न मनी विथ यू, और रिटायरमेंट के टाइम पे 20 साल के बाद में मुझे 20x रिटर्न या 10x रिटर्न 100% मिलेंगे? 100% मिल जाएंगे सर। अगर आप इतना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो, मतलब 20 ईयर्स का अगर लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो ना, तो SIP से भी आपको मैं बोलता हूँ कि जितना रिटर्न आपको SIP में मिलेगा, इससे मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको लैंड में मिलने ही मिलने वाला है। मतलब मिल सकता है, 100% मिल सकता है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट टाइटल एंड प्राइस वो दोनों प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल आपको टाइटल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज भले आपको लग रहा है कि अगर कोई और फार्मर या फिर और कोई ब्रोकर आपको 100 रुपये में लैंड दे रहा है, सपोज मेरा जैसा लैंड एक्सपर्ट या फिर साम्राज्य रिलेटिव वही आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके दे रहे, तो गो इन दैट। वाई? क्योंकि आपको टाइटल की गारंटी है और आपको कमिटमेंट है कि सर जब तक आपको फाइनल अलॉटमेंट नहीं आता है, आई एम विथ यू। हमारा वहाँ पे वाशी में खुद का ऑफिस है, जमीनें सब खुद की है। ये सब इतना बड़ा सब हमने क्यों करके रखा है? क्योंकि हम लोगों को कमिटमेंट देते हैं। तो ऑब्वियस है, जो अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, आप मारुति में जाना चाहते हो तो फिर फार्मर के साथ डायरेक्ट डील करो, ब्रोकरों के साथ डील करो। आप मर्सिडीज में जाना चाहते हो, अच्छी सर्विस चाहते हो, तो हमारे साथ डील करो, हम आपको एंड टू एंड पूरा सर्विसेज दे देंगे। सर एक स्मार्ट इन्वेस्टर आई एम श्योर 100% मर्सिडीज में जाना चाहेगा, और मेरे जैसा इंसान तो 100% मर्सिडीज में जाना चाहेगा। मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ 50 रुपए के लिए सर? यस यस सर। क्योंकि हार्ड अर्न मनी है। हार्ड अर्न मनी को मैं क्यों किसी के हाथ में दूं जिसके पास में रिसर्च बेस्ड एनालिसिस ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, और किसी एक थर्ड पार्टी अनप्रोफेशनल तो नहीं कहता हूं मैं, लेकिन अननॉलेजेबल इंसान के पास से पैसे डालने से सबसे ज़्यादा बेटर कि मैं नॉलेजेबल इंसान के पास से पैसे डालूं और अपने फ्यूचर को और सिक्योर करूं। ये सबसे बेस्ट है सर। मैक्सिमम लोगों का जो आज के डेट में प्रॉब्लम है, लैंड में लोग क्यों फंस रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के मतलब जो लोगों के साथ डील करते हैं उनका, मैं ऐसा गलत तरीके से नहीं बात करता, बट हर किसी को आज के डेट में लगता है कि लैंड बेचना एकदम इजी है कि देने वाले लेने वाले मिला दे बेच दे। इतना इजी नहीं रहता है। जो उसमें प्रॉपर रिसर्च करता है उसी से लैंड खरीदोगे तो पैसा आपका अप्रिशिएट हो जाएगा। अगर आप विदाउट रिसर्च करोगे, विदाउट टाइटल के खरीदोगे, तो आपका पैसा कभी भी अप्रिशिएट इसमें होने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको भले लैंड थोड़ा बहुत महंगा मिल जाए, बट टाइटल में कॉम्प्रोमाइज नहीं तो अप्रिशिएट होगा। बट टाइटल में कॉम्प्रोमाइज है, आप कितना भी सस्ता लैंड लो, उसका यूज एब्सोल्यूट जीरो है। बाद में सिविल कोर्ट में जाके केस ही बनने वाला, बाकी कुछ नहीं बनने वाला। जेंडे सर आज का एपिसोड ना बहुत ज़बरदस्त था। प्लॉटिंग के बारे में, लैंड के बारे में बहुत सारा रिसर्च हमें आपसे जानने के लिए मिला। मैं चाहता हूँ सर कि आप प्रोफेशनल्स को लैंड के बारे में सेमिनार्स लेके इन्फॉर्मेशन दे एक्चुअली। और एक आपके जैसे ही मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र में 1000 और लोग आप क्रिएट करो कि जिससे मुंबई 3.0 में आप मल्टीपल लैंड सेल कर पाओ। आज अगर आपके पास है मुंबई 3.0 में 50 एकड़ की आपकी खुद की लैंड है, तो वो खुद की लैंड एक साल में 500 एकड़ हो, उसका फायदा हमें भी हुआ, हम भी कुछ बेच पाए, हम भी कुछ खरीद पाए। थैंक यू। So thank you very much for coming on the show, sir. It was pleasure meeting you, speaking with you.
व्यूअर्स को इससे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये देखो बोला सर से कुछ आज के एपिसोड में बोला नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसलिए मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज के एपिसोड से, क्योंकि मुझे भी प्लॉटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बट बहुत कुछ मतलब ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने, जो मैं 100% जाके गूगल सर्च करने वाली हूँ। सर पॉडकास्टर्स का ना और एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि पॉडकास्टिंग में क्या होता है पता है क्या, कि हमें सब कुछ पता है ऐसा नहीं है सर। बराबर। जैसे डॉक्टर को हमने देखा है, एक सर्जन है, उसको जनरल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, उसको ना होम रेमेडीज के बारे में नहीं पता, वो सर्जन है। तो हम पॉडकास्टर है, मतलब इसका मतलब हमें सब कुछ है, पता ही है, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल हमारा नॉलेज बढ़ा। नॉलेज बढ़ा रहे। मैं भी इसमें एक थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब मैं तो आपको नॉलेज दे ही रहा हूँ, बट आज के डेट में मतलब लोगों का क्या है कि लोग खालापुर को भी मुंबई 3.0 बोलते हैं। दैट इज़ नॉट एक्चुअली मुंबई 3.0। तो मेरा आप मतलब मेरे सब व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर MMRDA की वेबसाइट देखो। MMRDA की वेबसाइट पे पूरा लिखा हुआ है कि दीज आर द विलेजेस, दीज आर द 124 विलेजेस एंड दिस इज द मुंबई 3.0 एंड ये सब चीज़ें इसमें होने वाली है। तो कोई भी कुछ भी बोले, इवन मैं बोलता हूँ, मैं खुद भी कुछ भी बोलूँ, उसके ऊपर कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। और मैं जो पूरा बोल रहा हूँ, ये पूरे पॉडकास्ट में मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, ये पूरा मतलब डॉक्यूमेंटेड है। गवर्नमेंट के थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम निकालो, या फिर हमारे ऑफिस में आप विजिट करो, या फिर हमको व्हाट्सअप करो, हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देंगे। आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करो एंड उसके बाद आप डिसीजन लो। रिसर्च बेस्ड जो आपने कहा। हाँ, प्रॉपर्टी बाय करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। मिलते हैं आपके साथ में, हम और एक एपिसोड आपके साथ करना चाहेंगे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, जहाँ पे मुंबई 3.0 में 50 एकड़ का आपका लैंड 500 एकड़ हो गया है। सो मेरा टाइटल रहेगा 50 से 500। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।